गुड मॉर्निंग। ओके, तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम और आफ्टर फ्यू डेज वी विल स्टार्ट मैकेनिक्स, ऑलराइट। सो थर्मोडायनेमिक्स, देखो कल क्लास में बताया गया था कि ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर मतलब रॉन्गली नेम्ड टॉपिक है ना, रॉन्गली नेम्ड है। एक्चुअल में इसका नाम होना चाहिए थर्मो, क्या बताए थे, इट्स नेम शुड बी थर्मोस्टैटिक्स। हाँ, तो ये रॉन्गली नेम्ड है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्लास में बताया गया था, दिस इज रॉन्गली नेम्ड, ठीक है, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं मिसनोमर, ठीक है। ऑलराइट, थर्मोडायनेमिक्स जानते हो, देखो इट इज एक्सपेरिमेंटल साइंस, एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ठीक है। लास्ट हमने ये बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में कि थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेरिमेंटल साइंस है और ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ डील करता है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। अब देखो कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि व्हाई डज इट डील विथ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, इसका रीजन या फिर ये जस्टिफाइड, मतलब इज इट, मतलब हम क्वेश्चन अगर एक पूछ सकते हैं, इज इट जस्टिफाइड, is it justified to consider microscopic, sorry, macroscopic, ठीक है, प्रॉपर्टी ओनली, ठीक है। देखो क्या होता है, मैटर जो है ना, मैटर एक्चुअल में बना हुआ एटम्स मॉलिक्यूल से, लेकिन अगर हम सिर्फ बात करते हैं बल्क ऑफ मैटर की, उसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी बात नहीं करते हैं, तो क्या ये जस्टिफाइड है? ऐसी ऐसी कोई थ्योरी, मतलब एक अच्छी थ्योरी हो सकती है क्या? ठीक है, जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इट डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब होता है बल्क प्रॉपर्टी, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बल्क प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या बल्क प्रॉपर्टी को कंसीडर करना जस्टिफाइड होगा, ठीक है। क्या हमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो कुछ देखो ऐसा किया गया है, बाद में आप जानते हो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की ही बात करते हैं, ठीक है ना, वी टॉक अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लेकिन तो फिर मतलब एक क्वेश्चन अराइज होता है ना कि शुड वी स्टडी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ओनली, और हम थर्मोडायनेमिक्स को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दें क्या? मतलब थर्मोडायनेमिक्स का जो अप्रोच है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, ठीक है। तो वही देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, इज इट जस्टिफाइड टू कंसीडर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ओनली, क्या हमें माइक्रोस्कोपिक के बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप समझ रहे हो ना, कोई भी सिस्टम है तो इसका बल्क, एक बल्क तो हमें दिखता ही है, लेकिन हम जानते हैं कि अंदर में बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो भी बल्क प्रॉपर्टी आ रहा है वो बेसिकली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की वजह से आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें तो मोस्टली फोकस किस पे करना चाहिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है कि कुछ फेनोमेना ऐसे जरूर हैं, देयर आर सम फेनोमेना, ठीक है। देखो इसका हम आंसर कर रहे हैं, इज इट जस्टिफाइड टू कंसीडर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ओनली, तो आंसर इज यस, ठीक है ना। ऐसा है कि हम कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जो सिर्फ बल्क प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिस्कस किया जा सकता है। जैसे देखो अगर हम मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, दिस इज एट टेम्परेचर T1 एंड दिस इज एट टेम्परेचर T2, ठीक है ना। सपोज T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हम सभी जानते हैं कि हीट इधर से इधर फ्लो करता है, ठीक है ना, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। अब चाहे इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो, चाहे ये कॉपर, मतलब इसके एटम्स कॉपर हो या फिर आयरन हो, ठीक है ना, वो सभी केसेस में ऐसा ही होता है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है ना। तो मतलब इसमें इसका जो माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट है ना वो मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो, हीट जो है ना हमेशा हायर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो करता है, तो ये एक समझ लो बल्क प्रॉपर्टी है, फ्लो ऑफ हीट, समझ रहे हो ना, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। इसके
कॉन्स्टिट्यूएंट्स कुछ भी होंगे, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप प्रेशर लगाते हो चारों तरफ से, ठीक है ना। इफ यू अप्लाई प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है, ठीक है, अगर सभी साइड से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो देखो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है ना। इट विल गेट कंप्रेस्ड, ये मतलब थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से कुछ थोड़ा कंप्रेस हो गया। अब देखो ये जो कंप्रेशन है कि मतलब अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, ठीक है ना, तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, ये ऑलवेज ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना। अब आप बताइए, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं होता है जिसमें आप प्रेशर अप्लाई करो तो वो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बल्क प्रॉपर्टी है, दिस इज ए बल्क प्रॉपर्टी कि ऑन अप्लाइंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस, ओके। तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि ये इसके मॉलिक्यूल्स किस चीज के बने हुए हैं, वेदर इट इज पॉलीमर, ओके, और इट इज ए कंडक्टर और इंसुलेटर, वट एवर इट इज, ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कुछ भी होंगे, ठीक है ना। इसकी बल्क प्रॉपर्टी हमेशा यही होगी कि इसको आप इस पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम तो डिक्रीज करेगा ही, ठीक है ना। तो देखो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। देखो पहली बात तो ये बताया जाता है कि थर्मोडायनामिक्स जो है एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ डील करता है, डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, दैट मींस बल्क प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा क्या ऐसा स्टडी जस्टिफाइड है कि नहीं है, तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि यस इट इज जस्टिफाइड। बहुत सारे ऐसे फेनोमेना है जिसमें हम लोग सिर्फ बल्क प्रॉपर्टी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं ना, वी डू नॉट टॉक अबाउट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, इज इट ओके, ठीक है। तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं कई कई केसेस में, ऑलराइट। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स एक जस्टिफाइड अप्रोच है, ठीक है ना, ऑलराइट। अब देखिए लास्ट क्लास में हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी डिफाइन किए थे कि मतलब सिस्टम क्या होता है, एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, ये सभी जो बेसिक डेफिनेशंस होते हैं ना, वो हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है ना। तो वो तो हम अभी रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ चीजें बस थोड़ा सा हम बताते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग वर्क डिफाइन किए थे, ठीक है ना। वर्क वर्क बेसिकली देखिए क्या होता है कि ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जैसे ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना क्लास 11 12 में कि जैसे मान लो ये गैस है, ठीक है ना, और अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं ऊपर से, ठीक है ना, मान लीजिए आप फोर्स लगा करके इसको कंप्रेस कर रहे हो या प्रेशर लगा कंप्रेस करते हो, तो क्या होता है कि सिस्टम जो है ना, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, वी आर डूइंग वर्क ऑन सिस्टम, जिसकी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी जो है ना बढ़ जाती है, यू इंक्रीजेस, ठीक है। तो देखो आप अगर हम वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, मतलब हम वर्क के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम में, ठीक है ना। तो ये बताया गया था वर्क इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है ना, दिस इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ड्यू टू बोला गया था ड्यू टू मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट, मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट, ठीक है। देखो मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट क्यों बोला गया, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब वर्क किया जा रहा है ना तो हमें दिख रहा है कि ये पिस्टन मूव कर रहा है, मतलब एक बल्क ऑफ सिस्टम में मूवमेंट हमें दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे लास्ट क्लास में ये भी डिफाइन किया गया था कि हीट हीट जो होता है ना, दैट इज ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, बट दैट इज बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट। तो क्या होता है, जैसे दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में है अगेन एट टेम्परेचर T1 एंड T2, सपोज T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है ना, सॉरी T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 है, तो हम लोग जानते हैं कि हीट इधर से इधर फ्लो कर सकता है, और इस केस में हमें कोई मूवमेंट नहीं दिखता है, देयर इज नो मूवमेंट। ऐसा होता है ना कि हीट इधर से इधर फ्लो कर रहा है मगर हमें कोई मूवमेंट दिखता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो हो रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है हीट इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक मोशन, ठीक है ना। और वर्क को आप बोल सकते हो कि वर्क जो है बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट, ओके, या मोशन कह सकते हो, माइक्रोस्कोपिक मोशन, ओके। अब देखिए इसमें वर्क के साथ एक कन्वेंशन यूज किया जाता है कि वर्क वर्क जो होगा ना दैट इज पॉजिटिव, ठीक है ना, इफ वर्क इज डन बाय सिस्टम, ठीक है ना। सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो ये पॉजिटिव लिया जाता है, और वर्क इज नेगेटिव इफ वर्क इज डन ऑन ऑन सिस्टम। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है तो हम लोग
इसको नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, और ये लास्ट क्लास में भी बताया गया था कि जैसे हम स्मॉल वर्क डन अगर निकालते हैं ना, तो ये बेसिकली परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होता है। दिस इज मतलब प्रोसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मतलब वर्क डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, तो इसीलिए ये जो है ना मतलब पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। इट इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट, ये पाथ डिपेंडेंट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इट इज नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल। इसको हम लोग आज क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। परफेक्ट, इट इज नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। ठीक है, अब देखिए वर्क को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। वर्क इन डिफरेंट केसेस, वर्क इन डिफरेंट केसेस। सर एक सेकंड स्लाइड भी करना। ठीक है, सो वर्क इन डिफरेंट केसेस। ये पाथ डिपेंडेंट होता है, परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है, नॉट परफेक्ट, सॉरी नॉट परफेक्ट, नॉट लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। नॉट, नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल, ठीक है ना। या इसको इम्परफेक्ट डिफरेंशियल भी कह सकते हो, इम्परफेक्ट डिफरेंशियल। आज हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे क्या होता है परफेक्ट और इम्परफेक्ट डिफरेंशियल, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखो वर्क इन डिफरेंट केसेस हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे मान लो मैकेनिकल वर्क है, प्रेशर से रिलेटेड, तो फिर उस केस में हम लोग डीडब्ल्यू जो लिखते हैं ना, डीडब्ल्यू दैट इज इक्वल टू पीडीवी लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसा होता है ना, पीडीवी आपने देखा होगा, प्रेशर से रिलेटेड वर्क डन लिख रहे हैं तो पीडीवी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मैकेनिकल वर्क डन कह सकते हो, मतलब दिस इज वर्क डन बाय प्रेशर पी, और इसे कह सकते हो वर्क डन अगेंस्ट प्रेशर पी, ठीक है ना। इसको क्या बोलोगे, वर्क डन बाय और अगेंस्ट प्रेशर वर्क डन बाय, इसको देखो इसका इंटरप्रिटेशन ध्यान रखोगे, इस वर्क डन का बाद में यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें देखो इस कभी अगर ऐसा लिखा जाता है ना पीडीवी, तो इसका मीनिंग याद रखना, ध्यान, ये मीनिंग ध्यान में होना जरूरी है। इसको बोलते हैं वर्क डन, वर्क डन बाय और अगेंस्ट प्रेशर पी, इज दैट ओके। तो मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि अगर किसी प्रेशर के अगेंस्ट वर्क नहीं हो रहा है, देयर इज नथिंग, नथिंग अगेंस्ट विच वर्क इज टू बी डन, तो उस केस में वर्क डन जीरो होगा। जैसे देखो हम आपको मान लो बोल देते हैं, सपोज इसमें यहाँ पे आइडियल गैस है, ठीक है ना, आइडियल गैस, और ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो अगर मान लो हम कहते हैं कि पिस्टन को सडनली हटा दिया गया, सपोज वी सडनली रिमूव द पिस्टन, ठीक है ना, तो ये आइडियल गैस क्या होगा, इसके अंदर जो आइडियल गैस है वो एक्सपैंड करना स्टार्ट होगा। तो लेकिन ये एक्सपैंड कर रहा है, सपोज करो कि यहाँ पे एटमोस्फेयर है, यहाँ पे एयर है, तो ये एक्सपैंड होगा अगेंस्ट एयर, एयर के अगेंस्ट एक्सपैंड होगा, तो फिर ये आइडियल गैस कुछ वर्क करेगा, ठीक है ना, इट विल डू सम वर्क। लेकिन अगर यहाँ पे वैक्यूम है, इफ देयर इज वैक्यूम, तो इट विल एक्सपैंड अगेंस्ट नथिंग, ये किसी चीज के अगेंस्ट एक्सपैंड नहीं हो रहा होगा, तो हम उस केस में कहेंगे कि ये कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क, समझ गया ना। तो ध्यान रखोगे कि वर्क डन जो है ना, पीडीवी जब हम लोग डिफाइन करते हैं, तो ये देखना होता है कि किसी प्रेशर के अगेंस्ट सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इज इट ओके। अगर मान लीजिए हम पिस्टन को सडनली हटाते हैं, या जैसे मान लो बलून, बलून है, बलून बस्ट किया, तो बलून अगर बस्ट किया ना, तो उसका गैस एक्सपैंड होता है, ठीक है ना। अब देखिए बलून का गैस एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है ना, तो अगर एयर है एटमोस्फेयर में, इन एटमोस्फेयर इफ देयर इज एयर, तो आप बोलोगे कि बलून का जो गैस है ना वो एयर के अगेंस्ट एक्सपैंड होगा। ऑलराइट, तो एयर के अगेंस्ट अगर एक्सपैंड होता है तो आप बोलोगे कुछ वो वर्क करेगा। लेकिन अगर मान लो वैक्यूम में बलून बस्ट हो गया, तो जो एक्सपैंडिंग गैस ऑफ द बलून होगा वो कोई भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा सिचुएशन है, तो इसीलिए इस तरह से वर्क डन लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए कभी कभी वर्क डन अदर सिचुएशन में भी डिफाइन किया जाता है, तो हम लोग वर्क डन अदर केसेस में लिख रहे हैं। देखो एक तो फॉर्मूला वर्क डन का ये है, ठीक है ना, दूसरा फॉर्मूला वर्क डन का ऐसे लिखा जाता है माइनस म्यू डी एन, ठीक है ना। कितना हो गया? बस अभी थोड़ा ही सही हुआ है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे नहीं, ये तो हम जो बता रहे हैं ना वो आप लोग को प्रीवियस क्लास में भी बताया गया है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो देखो डी वर्क डन इन अदर केस इस तरह से भी लिखा जाता है, म्यू डी एन, ठीक है ना। म्यू, इसमें म्यू जो है केमिकल पोटेंशियल है, और बेसिकली एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, तो दिस इज बेसिकली
वर्क डन इन एडिंग और रिमूविंग पार्टिकल फ्रॉम सिस्टम। किसी सिस्टम से पार्टिकल को ऐड या रिमूव करने में जो वर्क डन होता है ना, वो इस तरीके से लिखा जाता है म्यू डीएन, वेयर म्यू इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल। ठीक है ना, म्यू को हम लोग केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल। ओके, नाउ अनदर थिंग। अच्छा, केमिकल पोटेंशियल क्या है? इंटेंसिव वेरिएबल है या एक्सटेंसिव वेरिएबल है? व्हाट इज इट? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पता है ना आप लोगों को? इंटेंसिव जैसे ऐसा होता है ना कि अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी मटेरियल के मतलब अमाउंट पे डिपेंड करता है तो उसको एक्सटेंसिव बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब एक्सटेंसिव का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, और इंटेंसिव उसको कहते हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, तो केमिकल पोटेंशियल देखो, हम एक आपको जनरल कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे वर्क डन आप लिख रहे हो ना, वर्क हमेशा जानते हो, हमेशा ये ट्रू मतलब एक फैक्ट है कि वर्क हमेशा कैलकुलेट होता है प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से। ठीक है ना, जैसे वॉल्यूम देखो, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ये एक्सटेंसिव है, और प्रेशर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, इंटेंसिव है। तो वर्क जानते हो एक्चुअल में हमेशा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के प्रोडक्ट से ही निकलता है वर्क। ठीक है ना, किसी भी सिचुएशन में आप देखो। ठीक है ना, इट विल ऑलवेज कम। तो देखो, नंबर तो आप जानते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, तो ये एक्सटेंसिव है। ठीक है ना, और ये इंटेंसिव है। ठीक है ना, तो वर्क डन इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है ना, अब देखो वर्क डन जो है ना, हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, DW इज इक्वल टू, ठीक है ना, हम लोग जैसे मान लीजिए H माइनस H, दिस इज माइनस H डॉट DM, ऐसे भी लिखा जाता है वर्क डन। तो देखो DM वेक्टर जब भी लिखेंगे ना, दिस विल बी मैग्नेटाइजेशन एक्चुअली। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली वर्क डन इन मैग्नेटाइजिंग, इसको कह सकते हो वर्क डन इन मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग ए सिस्टम, डी मैग्नेटाइजिंग ए सिस्टम। किसी सिस्टम को आप मैग्नेटाइज कर रहे हैं या डी मैग्नेटाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें वर्क डन इतना लिखा जाता है माइनस H डॉट DM। ठीक है ना, उसी तरह से वर्क डन, देखो वर्क डन वेरियस केसेस में हम लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा थर्मोडायनेमिक्स जब आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 12 या BSc में, तो मोस्टली वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज किया आप लोग? मोस्टली वर्क डन का ये फॉर्मूला यूज होता है ना, तो स्टूडेंट ज्यादा फेमिलियर इसी फॉर्मूले से है। तो वो ध्यान रखोगे, सिस्टम पे डिपेंड करेगा ना। जैसे मान लीजिए आपका सिस्टम जो है वो बेसिकली मतलब गैसियस सिस्टम है। इफ सिस्टम इज गैसियस सिस्टम तो वर्क डन आप PdV लिखोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वर्क डन हमेशा PdV लिखा जाएगा। ठीक है, work done is not always PdV, remember this, you can use only for gaseous system। ठीक है ना, अदर सिस्टम में तो आपको अलग तरीके से वर्क डन डिफाइन करना होगा। तो कभी हम लोग वर्क डन ऐसे भी डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी थिन फिल्म के लिए आप डिफाइन कर रहे हो वर्क डन, तो वहां पे हम लोग बेसिकली कभी कभी सिंबल देखो अलग अलग हो सकता है। देखो सिंबल तो जानते हो फिजिक्स में रिपीट होता है ना, तो हम चलो अभी यहाँ पे गामा लिख दे रहे हैं, क्योंकि गामा हमारे लिए ज्यादा यूज नहीं होता है, और इंटू DA लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, DA। ठीक है, तो ये बेसिकली ये, ठीक है, तो ये जो है ना गामा यहाँ पे सरफेस टेंशन है। Excuse me, sir. यस, सर हम लोगों को क्लास की टाइम सर 7:30 से बच्चा है और क्लास हाँ स्टार्ट पहले से ही नहीं है। नहीं, वो 7:30, आप लोग के 7:30 से ही। DA, DA जो है ना वो एरिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या, बेसिकली ये है वर्क डन इन इंक्रीजिंग, या सिंपली ऐसे लिख दो, वर्क डन इन चेंजिंग एरिया ऑफ थिन फिल्म। ठीक है, तो इस तरह से देखो वर्क डन के कई फॉर्मूले होते हैं, देयर आर वेरियस फॉर्मूले ऑफ वर्क डन। ठीक है ना, ऑलराइट। ठीक है, तो देखिए इतना तो हम प्रीवियस क्लास मतलब वर्क डन वगैरह सब कुछ हम लोग बता डिस्कस कर चुके थे, है ना, मतलब कुछ स्टूडेंट को डिस्कस किया गया था, कुछ को नहीं किया गया था। ठीक है ना, तो ये वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला है। और फिर चलो ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ,
थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोला गया था कि अगर किसी सिस्टम में हीट सप्लाई किया जाता है, हीट सप्लाई टू ए सिस्टम, ओके, इज इक्वल टू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डीई लिखिए हम लोग, या फिर डीयू भी लिखते हैं इसको, है ना, दोनों सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, और प्लस डीडब्ल्यू। ठीक है, तो किसी सिस्टम में अगर हीट सप्लाई किया जा रहा है तो उसका कुछ हीट का कुछ पार्ट जो है वो बेसिकली इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और सम पार्ट इज यूज्ड इन डूइंग वर्क बाय द सिस्टम, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है बेसिकली, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आप कह सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सेकंड थिंग आप ध्यान रखोगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू हम लोग इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है ना, इट इंट्रोड्यूसेस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना, इट इंट्रोड्यूसेस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू डीई लिखिए इसको, या इसी सिंबल को हम लोग और में डीयू भी लिखते हैं। ठीक है ना, और इस यहाँ पे आप डीयू लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं पहले भी, ठीक है ना, कि डी क्यू जो है ना वो इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है, ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, दिस इज ए पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है ना, और डी डब्ल्यू जो है वो भी क्या है, इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो वर्क और हीट दोनों इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है, लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है वो बेसिकली थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। इट डिफाइंस द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करता है। ठीक है ना, तो ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल होता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब देखिए यहाँ पे वर्क डन हमने यहाँ पे डी डब्ल्यू लिखा हुआ है। ठीक है ना, वर्क डन तो आप डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वे में डिफाइन करते हो। ठीक है ना, तो मान लीजिए सिस्टम जो है ना वर्क कर रहा है अगेंस्ट सम प्रेशर, तो हम डी डब्ल्यू की जगह पीडीवी पुट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि सिस्टम इज डूइंग वर्क अगेंस्ट सम प्रेशर एंड सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज हो रहे हैं, मान लीजिए सिस्टम में कुछ पार्टिकल ऐड हो रहा है, कुछ पार्टिकल सिस्टम से बाहर जा रहा है। ठीक है ना, इस तरह का सिचुएशन है, तो फिर आपको इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखो आप लोगों ने क्लास 11th में बीएससी में जनरली पढ़ा होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है, डीई और डी या डीयू जो लिखना है लिख दो, प्लस पीडीवी। ऐसे ही पढ़ा है ना, डीई प्लस पीडीवी, मोस्टली सभी ने कैसे पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा, डी प्लस पीडीवी। ठीक है ना, लेकिन अगर हम देखिए ये कहते हैं सपोज देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व। ठीक है ना, तो आपको हो सकता है इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ सकता है, इसको भी करना पड़ सकता है। इज दैट ओके? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे म्यू इंटू डीएन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली वर्क डन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, तो कुछ सिचुएशन में हम लोग इसको यूज कर लेंगे। मान लीजिए सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स्ड है। ठीक है ना, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज फिक्स्ड तो फिर ये डीएन जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर हम लोग सिर्फ इतना यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो ये अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल देखो वेरिएबल कब होता है, लास्ट ये बताया गया आप लोग को कि नंबर ऑफ पार्टिकल वेरिएबल तभी होता है व्हेन सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, याद है ना? ठीक है, जैसे ओपन सिस्टम है जिसमें बाउंड्री जो है इमेजिनरी काइंड ऑफ बाउंड्री है। ठीक है, इफ सिस्टम कैन एक्सचेंज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद द सराउंडिंग, ठीक है, तो उस केस में एन जो है वेरी करता है। तो अगर मान लीजिए इफ देखो इफ सिस्टम इज आइसोलेटेड, ठीक है ना, आइसोलेटेड है सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड याद है बताया, आइसोलेटेड तभी होता है जब वॉल ऑफ द बाउंड्री जो होगा ना वो बेसिकली आइडियाबेटिक होना चाहिए। ठीक है ना, आइडियाबेटिक या नॉन कंडक्टिंग बोल सकते हो। ठीक है ना, तो सिस्टम अगर आइसोलेटेड है या फिर क्लोज्ड है, सिस्टम इज क्लोज्ड, देखो आइसोलेटेड मतलब ये आइडियाबेटिक वॉल, ठीक है ना, दिस इज आइडियाबेटिक वॉल होगा। आइडियाबेटिक या इसी को नॉन कंडक्टिंग बोलते हैं। ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अगर नॉन कंडक्टिंग वॉल है, क्लोज का मतलब हो गया कंडक्टिंग वॉल हो सकता है, कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग या इसी को हम लोग डाइथर्मिक भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइथर्मिक
वॉल। ठीक है, तो अगर सिस्टम जो है ना आइसोलेटेड है या क्लोज्ड है, इन दोनों केसेस में मतलब नॉट ओपन, ओपन नहीं है, ठीक है ना, नॉट ओपन, ओपन सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ओपन सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में एन जो है ना कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एन कांस्टेंट हो गया तो फिर उस केस में हम लोग डी क्यू इक्वल टू ऐसे लिख देंगे, डी क्यू इक्वल टू डीई और प्लस पीडीवी। ठीक है, तो ध्यान रखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सिर्फ ये फॉर्म नहीं है, इट इज नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे पीडीवी और म्यू डीएन की जगह और क्या क्या आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर रहे हो मैग्नेटिक सिस्टम में, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू, देखो डी डब्ल्यू लिखा गया है ना, बेसिक फॉर्म क्या है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है ना, तो इस डी डब्ल्यू की जगह पे ये सब कुछ जो लिखा गया ना कुछ भी आ सकता है, ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैन कम इन प्लेस ऑफ डी डब्ल्यू। तो जानते हो थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली हम लोग जिस तरह से पढ़े हुए हैं ना बीएससी में या 11th 12th में, वो ऐसा लगता है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से कि गैसियस सिस्टम का स्टडी है, ऐसा ही लगता है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आप आइडियल गैस, रियल गैस की बात कर रहे होते हो, ठीक है ना। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जानते हो बहुत ब्रॉड साइंस है, ठीक है ना, वो बहुत सारे सिस्टम में अप्लाई होता है, मैग्नेटिक सिस्टम में भी अप्लाई होता है। तो हम लोग कई बार आप देखोगे कि हम लोग यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक सिस्टम जब पढ़ रहे होंगे तो एचडीएम लिख देंगे यहाँ पे वर्क डन की जगह पे। इज दैट ओके? ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो हम लोग इसको अभी यूज करेंगे बाद में डिटेल में, ठीक है ना। तो अब पहले देखिए हम लोग कुछ जैसे अभी हम हमारा अप्रोच जो है ना, मतलब हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे जो थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक में डिफरेंट क्वांटिटीज यूज कर होते हैं उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे, यही कर रहे थे ना। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से हम रिमाइंड करा देते हैं। देखिए हम आप लोग को बताए थे कि हमारा जो अप्रोच होगा ना, वो अप्रोच ये है कि हम लोग पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, साथ साथ एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्टली फिर बाद में उसको हम अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम में जब अप्लाई करेंगे ना वो एक तरह से प्रॉब्लम ही होगा, दैट विल बी ए प्रॉब्लम एक्चुअली। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच है। अच्छा इसका जानते हो जस्टिफिकेशन इस अप्रोच का ये है, जानते हो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या आप लोगों ने पढ़ा है क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, उसका अप्रोच ये होता है ना कि मान लीजिए फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, एससी वर्मा की बुक में भी जैसे देखिए लिखा हुआ है या किसी भी बुक में, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं बहुत सारे। तो इसमें क्या होता है कि जब आप प्रॉब्लम वगैरह कर रहे होते हैं ना तो आप फिर बाद में सेकंड लॉ पढ़ते हो, फिर बाद में अदर कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, तो उससे कनेक्शन खत्म हो जाता है सब, ठीक है ना। जो डिफरेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है ना वो उसमें कनेक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स के जानते हो सारे कॉन्सेप्ट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अगर सभी को आप कनेक्टेड मैनर में पढ़ते हो ना तो आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो। तो इसीलिए हमने ये अप्रोच लिया है, ठीक है ना, कि हम पहले कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। सभी सभी देखो यूनिट्स में ऐसा अप्रोच नहीं लिया जाता है, जैसे हम ईएमटी में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, में तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। उसमें तो हम लोग पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं फिर प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स में ये अप्रोच इसलिए लिया जाता है ना कि पहले हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे फिर प्रॉब्लम पे आएंगे, क्योंकि इससे जानते हो कॉन्सेप्ट बेटर बिल्ड होता है, समझ रहे हो ना। और दूसरी बात ये है ना कि थर्मोडायनेमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट कनेक्टेड भी हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखो बुक्स में आप पढ़ोगे ना तो पता चला आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना स्टार्ट किए तो 1 महीने के बाद आप मैक्सवेल इक्वेशन में पहुंचते हो, लेकिन मैक्सवेल इक्वेशन जानते हो सेकंड या थर्ड क्लास में ही बताया जा सकता है, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ इंट्रोड्यूस करने के बाद मैक्सवेल इक्वेशन आ जाता है, ठीक है ना, और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इंट्रोड्यूस करने के बाद, ठीक है। तो इसीलिए वो सारे कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। देखो हम लोग अब हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक, ठीक है ना, टर्मिनोलॉजी, ठीक है, टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। टर्मिनोलॉजी का मतलब समझते हो ना, टर्मिनोलॉजी मतलब टर्म, ठीक है, नाम जिसको बोलते हैं ना, नेम्स, ठीक है ना। सो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये हमारा डिस्कशन चल रहा था, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस किए हुए थे पहले से भी, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अब आप देखिए हम लोग यहाँ पे
कुछ न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी, मोस्टली एंट्रोपी को हम लोग डिनोट एस से करते हैं, ठीक है ना, एस। ठीक है, देखो एंट्रोपी जानते हो, जैसे अगर आप देखोगे ना तो कई लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। होते हैं कि क्या बोलते हैं, एंट्रोपी जो है रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कई लोगों को देखोगे कि अगर आपको किसी बच्चे को एक्सप्लेन करना है कि एंट्रोपी क्या होता है, ठीक है ना, तो आप वाटर लो और वाटर में इंक डाल दो, ठीक है ना। अब इंक जो स्प्रेड हो रहा है, अब बताओगे कि देखो रैंडमनेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, तो दैट इज एंट्रोपी, ठीक है ना। वो सब जानते हो, मतलब बच्चों को ऐसे ही मतलब कहानी के जैसा बताने का तरीका है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे कहानी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा जो अप्रोच है, हम बताएं आपको, फिजिक्स जब आप सीख रहे हो ना बीएससी और एमएससी में, तो आपका अप्रोच मैथमेटिकल होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स जो है वो क्या है, फिजिक्स इज मैथमेटिकल साइंस, समझ रहे हो ना, फिजिक्स एक मैथमेटिकल साइंस है। हमको इसमें ज्यादा स्टोरी पे डिपेंड नहीं करना है, ठीक है ना। स्टोरी थोड़ी बहुत चल सकती है, लेकिन हमें ज्यादा डिपेंड किस पे करना है, मैथमेटिक्स पे, ठीक है ना। अगर आप बहुत रिगरस मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं तो आप फिजिक्स नहीं जानते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो एंट्रोपी भी हम लोग जो डिफाइन करने जा रहे हैं ना, वो मैथमेटिकल मैनर में डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू डिफाइन इट इन मैथमेटिकल मैनर। पहली पहली बात आती है कि एंट्रोपी डिफाइन क्यों किया गया, व्हाई एंट्रोपी वाज डिफाइंड। ओके, ठीक है, तो पहले पहले तो हम ये देखो लिख देते हैं, एंट्रोपी इट्स कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लॉसियस, ठीक है ना। क्लॉसियस ने एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। हम लोग ये लास्ट क्लास में हम बताए थे ना कि अगर थर्मोडायनेमिक्स का फाउंडर अगर किसी को कहा जा सकता है तो क्लॉसियस है, क्योंकि क्लॉसियस का ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है ना। जैसे देखो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, देखो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसमें कंट्रीब्यूशन 3 लोगों का ज्यादा है, ठीक है ना। एक जूल का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, दूसरा है मेयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और थर्ड जो है क्लॉसियस है, ठीक है। इन लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, लेकिन फाइनल फॉर्म जो इसको दिया वो क्लॉसियस नहीं दिया, ठीक है ना। इस फॉर्म में जो लिखा क्लॉसियस ने लिखा है इसे, ठीक है ना। ऑलराइट, तो मतलब एक तरह से कह सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी क्लॉसियस ने इंट्रोड्यूस किया और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी क्लॉसियस ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। ठीक है, सो इट्स कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लॉसियस। तो क्यों इंट्रोड्यूस किया, मतलब जरूरत क्या पड़ी, किसी को पता है व्हाई एंट्रोपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। मतलब आप समझ रहे हो, एंट्रोपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिसका कोई भी मैकेनिकल एनालॉग नहीं है। जैसे मान लीजिए हीट है, ठीक है, तो हीट एक एनर्जी है, तो आप बोलते हो मैकेनिक्स में भी एनर्जी होता है, लेकिन एंट्रोपी मैकेनिक्स में नहीं होता है, ठीक है ना। या कह सकते हो एंट्रोपी, ठीक है ना। तो ये टोटली न्यू फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना, मैथमेटिकल मैनर में, ठीक है ना। एक न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया गया फिजिक्स में, ठीक है। अब समझ रहे हैं ना, देखिए एंट्रोपी जो इंट्रोड्यूस किया गया होगा ना, हम आपको मतलब मुझे एग्जैक्टली ईयर तो याद नहीं है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस किया गया होगा, मतलब देखो क्वांटम मैकेनिक्स जो डेवलप हुआ है ना, क्वांटम मैकेनिक्स आप सभी जानते हो मतलब 1900 के आसपास स्टार्ट हुआ प्लैंक की थ्योरी से। इससे जस्ट पहले थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हुआ था। मतलब आप समझ रहे हो, सारे मतलब लोग लगे हुए थे पहले किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में लगे हुए थे, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में लगे हुए थे, ठीक है ना। थर्मो और स्टैट जैसे ही कंप्लीट हुआ ना, उसके बाद स्टार्ट हो गया क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये जानते हो मतलब ये इंट्रोड्यूस किया होगा आई थिंक 1800 क्या, 1800 मान लो 30-40 के आसपास, ठीक है ना, इस टाइम। अब देखो 1830 में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। अगर हम कंपेयर करें, न्यूटन वाज इन 1660 अराउंड, है ना, ठीक है। मतलब इस तो मतलब लगभग लगभग 200 साल का गैप है यहाँ पे। तो न्यूटन के टाइम में एंट्रोपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है ना, मतलब उस टाइम भी फिजिक्स डेवलप हो रहा था, ठीक है ना। बट मतलब इन 1830 इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो अब क्वेश्चन राइज होता है ना कि क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। न्यूटन वाज आल्सो सो ग्रेट, है ना, उस टाइम भी तो ये बात हो सकती थी, ठीक है ना। लेकिन तो देखो, कोई बताओ आप लोग, एनी आंसर व्हाई एंट्रोपी वाज इंट्रोड्यूस्ड। सर वो कार्नो थ्योरम को सपोर्ट करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, कार्नोट सर थ्योरम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। हाँ मतलब देखो, ऑनलाइन बैच से एक स्टूडेंट बता रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरह उसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना।
दैट इज ट्रू। मैथमेटिकल मैनर में मतलब एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हीट में लगाया गया, ठीक है ना, और वो बन गया एंट्रोपी, ठीक है ना। लेकिन बात ये होती है ना कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों लगाया गया हीट में, मतलब आप जानते हो एंट्रोपी का डेफिनेशन तो सभी लोग जानते हो कि क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई dq by टी, है ना, डेल्टा क्यू बाई टी ऐसे लिखते हैं ना। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। तो मतलब कैसे पता चला कि हमें टी से ही डिवाइड करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो एनर्जी को एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए। ये ठीक सर है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए। हाँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए देखो क्या है, लेकिन क्यों ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, कि हम उसको क्यों चाहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाना, वर्क को तो नहीं बनाए। अब देखो ये देखो कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास से बता रहे हैं कि एनर्जी, मतलब एनर्जी नहीं, हीट, बेसिकली हीट जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, इट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है ना। और वर्क डन जो है वो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, दोनों एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है ना। मतलब जो हम टोटल हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम जो होता है ना, वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। उसी तरह से वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन ऑन सिस्टम जो है वो भी प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ये मतलब जो भी चीज प्रोसेस पे डिपेंड करेगा ना उसको हम बोलेंगे कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। अब जैसे आप लोग बता रहे हो कि इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए एक इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया कितना, 1/t, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है ना कि इसको क्यों बनाया गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसको क्यों नहीं बनाया गया, ठीक है ना। हम इसको भी बना देते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, वर्क को भी कुछ मल्टीप्लाई करके बना देते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो इसको, तो आप, ठीक है ना। तो इसका जानते हो, देखो एक परफेक्ट लॉजिक है, मतलब समझ रहे हो ना। देखो क्या था कि दोनों के डेफिनेशन से रिलेटेड है एंट्रोपी की कहानी, ठीक है ना। एंट्रोपी की जो स्टोरी है ना, ये या एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों के डेफिनेशन से रिलेटेड है। अगर आप इसके डेफिनेशंस को परफेक्टली नहीं समझते हो ना, तो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट मतलब कैसे आया वो नहीं समझ सकते हो। अब देखिए वर्क का डेफिनेशन आपको बताया गया और हीट का भी डेफिनेशन बताया गया। देखो वर्क का डेफिनेशन क्या दिया गया है, दिस इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और ये भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, दोनों क्या है, हीट इज एनर्जी, वर्क इज ऑल्सो एनर्जी। अगर किसी सिस्टम पे वर्क करते हो आप, मान लीजिए सिस्टम पे वर्क करते हैं तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाता है, सिस्टम में हीट सप्लाई करते हो तो भी सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाता है, तो दोनों एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। लेकिन आपको बताया गया कि ये जो है ना मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट है, ये इसमें कैसा मूवमेंट है, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है ना। लेकिन इसमें कैसा मूवमेंट है, इसमें माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट है, ठीक है ना। क्योंकि आपको बताया गया ना अभी, जैसे कोई भी दो सब्सटेंस है, अगर मान लो कांटेक्ट में है, ये हायर टेम्परेचर पे है, ये लोअर टेम्परेचर पे है, तो इससे इसमें हीट फ्लो कर जाता है, लेकिन आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखता है। ऐसा होता है ना कि जैसे दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है ना, ठीक है, तो हीट तो फ्लो करेगा ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे, लेकिन हमें कोई एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं दिखता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हीट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ विच काइंड ऑफ मोशन, माइक्रोस्कोपिक मोशन, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिक मोशन से रिलेटेड है ये, ठीक है ना, और ये जो है माइक्रोस्कोपिक मोशन से रिलेटेड है। तो क्लॉसियस ने देखो ये सोचा कि देखो हीट जो है ना वो एक ऐसी चीज है जो बेसिकली सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेट हो रहा है ना, सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेट हो रहा है। तो क्लॉसियस ने ये सोचा कि हीट बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। इससे हम सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है। तो मतलब लेकिन उसने ये सोचा कि देखो सिस्टम के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन पता करना चाहते हैं ना, तो फिर ये जो हीट है वो सिस्टम के स्टेट को बताना चाहिए, इट शुड टेल अबाउट द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। और स्टेट ऑफ द सिस्टम इसको बनाने के लिए, ठीक है ना, ये सिर्फ स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करना चाहिए, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो देखो लॉजिक क्या था क्लॉसियस का, उसने कहा कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वांटिटी है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो इससे हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत मतलब सोची समझी स्ट्रैटेजी से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, समझ रहे हो, बहुत मतलब वेल थॉट मैनर में इंट्रोड्यूस किया गया इसको, ठीक है ना। तो जैसा हम बता रहे हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसने कहा कि हम इसको यूज कर सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, समझ रहे हो। तो उसने लेकिन ये सोचा क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है,
तो अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट को पहुंचते हैं, मान लीजिए जैसे पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम में इस पॉइंट, इस प्रेशर और ये प्रेशर है और ये मान लो वॉल्यूम है, तो इस प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम अचीव करते हैं डिफरेंट मैनर में, ठीक है ना, डिफरेंट मैनर में, मान लीजिए पहले हम मान लीजिए इनिशियल स्टेट कोई और था, ये मान लो हम इस स्टेट को अचीव करना चाहते हैं फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट दिस, तो हम मान लो ऐसे आए ऐसे आए ऐसे, ठीक है ना, फिर ऐसे पहुंच गया यहाँ पे, तो ये एक प्रोसेस हो गया, है ना। अब मान लो ऐसे डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया, तो ये भी एक प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। तो अगर इस स्टेट को हम डिफरेंट मैनर में अचीव करते हैं, ठीक है ना, तो सभी में क्या होता है, हीट का वैल्यू डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हीट तो हमें इस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पाएगा, क्योंकि हर प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम डिफरेंट होता है। हीट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन पाथ, लेकिन क्लॉसियस की मतलब क्लॉसियस का बिलीफ ये था कि हीट तो किसी ना किसी तरह से मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो अगर हम इसको जो है ना पाथ इंडिपेंडेंट बना देंगे, तो ये जानते हो क्या होगा, फिर हम चाहे किसी भी पाथ से पहुंचेंगे इस पॉइंट तक, और हर पाथ में अगर क्या बोलते हैं हीट से रिलेटेड एक क्वांटिटी अगर सेम हो गया, तो फिर वो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होगा, बिकॉज दैट विल टेल अस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम या माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम के बारे में बताएगा, ठीक है ना। तो ये जानते हो मतलब एक रियलाइजेशन था, समझ रहे हो ना, ये रियलाइज कर लेना कि हीट एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, और अगर हम इससे रिलेटेड कोई क्वांटिटी ऐसा डिफाइन कर दें जो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, तो फिर वो काफी इंपॉर्टेंट होगा सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। इस चीज को जानते हो सिर्फ क्लॉसियस ने रियलाइज नहीं किया, इस चीज को जानते हो एक और पर्सन ने रियलाइज किया था, जानते हो किस, जो जिसने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का फाउंडर जिसको कह सकते हैं, बोल्ट्जमैन। हाँ, बोल्ट्जमैन ने भी इस बात को रियलाइज किया था। आप जानते हो पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक फॉर्मूले से स्टार्ट होता है, जस्ट सिंगल फॉर्मूला, जैसे हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं ना कि F = ma से स्टार्ट होता है, वैसे ही पूरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सिर्फ एक फॉर्मूले से स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग बोल्ट्जमैन फॉर्मूला कहते हैं। और बोल्ट्जमैन फॉर्मूला भी क्या है, एंट्रोपी का फॉर्मूला देता है, S = आप लोगों ने पढ़ा होगा KB ln ओमेगा, है ना, यस KB ln ओमेगा, ठीक है। तो इन दोनों पर्सन ने जानते हो इस चीज को रियलाइज किया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जानते हो, देखो हमने क्या लिखा, इट्स कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लॉसियस, ठीक है ना। तो देखो क्लॉसियस had realized that, मतलब had understood that कह सकते हैं, ठीक है ना। that heat या dq is related to microscopic state of system, but it is not thermodynamic variable, ठीक है ना। बट इट इज नॉट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। सो ही वांटेड टू डिफाइन, he wanted to define या इंट्रोड्यूस कह सकते हो, ठीक है, इंट्रोड्यूस a quantity related to heat, related to dq, ठीक है ना, dq to be able to ठीक है ना, मैक्रोस्कोपिकली डिफाइन, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिकली कह सकते हो, चलो डिफाइन लिख देते हैं, डिफाइन द माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। मतलब इन शॉर्ट जानते हो इन सारी चीजों का मतलब एक सिंगल सेंटेंस में
मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्लॉसियस जो है ना, बेसिकली कह सकते हो क्लॉसियस वाज, ठीक है, इंटरेस्टेड इन माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, मतलब सिर्फ एक सिंगल लाइन आप ये लिख सकते हो, माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो क्लॉसियस किस में इंटरेस्टेड थे? माइक्रोस्कोपिक, मतलब थर्मोडायनेमिक्स क्या है, मैक्रोस्कोपिक साइंस है ना, ही वाज इंटरेस्टेड इन माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, तो देखो क्लॉसियस वाज इंटरेस्टेड इन माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, बस इतना ये ध्यान रखो। ठीक है ना, और माइक्रोस्कोपिक स्टेट, उसको ये समझ में आ गया था कि माइक्रोस्कोपिक स्टेट को अगर आप समझना चाहते हो तो आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा? हीट पे। यू शुड फोकस ऑन हीट, क्योंकि अभी हम लोग देखो डिस्कस कर रहे थे हीट इज रिलेटेड टू माइक्रोस्कोपिक स्टेट, तो इसीलिए ना उसने फोकस हीट पे किया। और क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट है तो ही वांटेड टू मेक इट पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो ठीक है, सो he wanted to make, ठीक है ना, make dq और dq पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब इसको पाथ इंडिपेंडेंट बनाना चाहता था। ठीक है ना, तो मेन उसका टारगेट बस यही था, क्योंकि उसको ये रियलाइज हो गया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, dq इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, इट इज रिलेटेड टू माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि ये पाथ डिपेंडेंट था, इसको उसे बनाना था पाथ इंडिपेंडेंट। अब देखो आती है मैथमेटिक्स। ठीक है ना, ये प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर क्लॉसियस को मैथमेटिक्स नहीं आती ना तो समझ लो कि वो ऐसा, मतलब इसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। तो देखो मैथमेटिक्स कैसे आता है। ठीक है, देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड में मैथमेटिक्स की बात करते हैं। ठीक है ना, मान लो मैथमेटिक्स में हम ऐसे करके एक डिफरेंशियल डिफाइन करते हैं, कोई भी क्वांटिटी, सपोज करो एक ऐसे df डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो मान लो ऐसे हमने लिखा देखो x या y dx, तो y dx और प्लस x dy, मान लो हमने ऐसे लिख दिया। तो देखो ये जो क्वांटिटी है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो d ऑफ एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हो ना। तो देखो क्या होता है कि जब आप इसको इस डिफरेंशियल, देखो df को इंटीग्रेट करोगे इधर से, तो इधर से डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा? एक्स वाई, ये डायरेक्टली एक्स वाई मिलता है, और फिर वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट पुट करना होता है। यू हैव टू पुट कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो हम लोग देखो ये जो ये एक इस रिलेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल रिलेशन। तो इसमें जानते हो इस डीएफ को आप बोलोगे ये परफेक्ट डिफरेंशियल है, परफेक्ट डिफरेंशियल है, ये समझ गया ना, ये परफेक्ट डिफरेंशियल है। क्यों परफेक्ट डिफरेंशियल है? क्योंकि हम बिना पाथ बताए हुए इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, देखो अभी डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे ना y dx, तो आप सिर्फ y dx को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हाउ y डिपेंड्स ऑन x, सो वी कैन नॉट इंटीग्रेट y dx और वी कैन नॉट इंटीग्रेट x dy। अलग अलग हम दोनों को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। ये आप देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना dxy, क्योंकि आप देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो पहले देखिए यहाँ पे x डिफरेंशिएट होगा तो dx आ जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगा, फिर जब y डिफरेंशिएट होगा तो ये टर्म आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप जानते हो क्या है कि ये टर्म अलग से इंटीग्रेट नहीं हो सकता है, ये टर्म भी अलग से इंटीग्रेट नहीं हो सकता है, मगर टुगेदर दोनों इंटीग्रेट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट डिफरेंशियल। ठीक है ना, और टुगेदर इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि y x पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है ना, ऑलराइट। अब देखो एक एग्जांपल देते हैं आपको इम्परफेक्ट डिफरेंशियल का। मान लो dg करके हम एक डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, सपोज हम ऐसे लिख देते हैं y dx और माइनस एक्स dy। ठीक है ना, ठीक है, तो इसके ऊपर मैथमेटिक्स में भी बार लगा दिया जाता है कई बार। ठीक है ना, तो देखो ये जो है ना वो इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है ना, दिस इज imperfect differential, this is imperfect differential। तो ये imperfect differential है, is that okay? ये imperfect differential इसलिए है ठीक है, क्योंकि आप इसको जानते हो कंपैक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, यू कैन नॉट राइट इट इन कंपैक्ट फॉर्म। जैसे इसको हमने लिख दिया ना, देखो इसको लिखा जा सकता है कैसे, ये लिखा जा सकता है d ऑफ एक्स वाई। अब हम इसको इंटीग्रेट, आप जानते हो कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट मिलेगा एक्स वाई, चाहे किसी भी पाथ में इंटीग्रेट करो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा एक्स वाई।
और फिर जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इनिशियल और फाइनल लिमिट पुट कर दोगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप इसको किसी कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ठीक है, यू कैन नॉट राइट दिस इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो इसीलिए ये इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो हम लोग ये मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना कि इम्परफेक्ट डिफरेंशियल को परफेक्ट बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो इसको अगर अब हम कोई मान लो नया टर्म डिफाइन कर देते हैं, मान लो डी कुछ भी डिफाइन कर देते हैं, सपोज करो डी डीपी डिफाइन कर देते हैं या, ठीक है ना, तो जी लिखा हुआ है ना, मान लो डी के डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है ना, ऐसे ही आप समझ जाओगे ये कोई दूसरा फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम देखो ये जो क्वांटिटी था ना वाई डी एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स डी वाई, अगर हम इस यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं सपोज करो वाई स्क्वायर से, तब किससे डिवाइड किया हमने, वाई स्क्वायर से, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, आप सभी जानते हो इस ये एक डेरिवेटिव जैसा लग रहा है ना देखने में, इसको क्या लिख सकते हो कॉम्पैक्ट फॉर्म में, डी ऑफ एक्स बाई वाई, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, ये ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जा चुका है ना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्टली मिलेगा एक्स बाई वाई, चाहे आप किसी भी पाथ में इंटीग्रेट करो। तो अब ये जो है ना देखो ये था इम्परफेक्ट डिफरेंशियल, इसको हमने डिवाइड किया वाई स्क्वायर से, तो कैसा बन गया ये परफेक्ट डिफरेंशियल बन गया। नाउ दिस इज परफेक्ट डिफरेंशियल, ठीक है ना। उसी तरह से देखो एक एग्जांपल और दे रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग जैसे मान लो ये जो इम्परफेक्ट डिफरेंशियल था डीजी, अब हम मान लो डी कुछ भी डिफाइन कर देते हैं, डी एन डिफाइन कर दिया मान लो, ठीक है ना, डी एन, ठीक है। तो अगर हम मान लो इसको डिवाइड करते हैं वाई डी एक्स और माइनस एक्स डी वाई, ऐसे लिखा हुआ है ना, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर दिया मान लो हमने एक्स स्क्वायर से, हमने यहाँ पे किससे डिवाइड किए, वाई स्क्वायर से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। तो अब देखो दिस कैन बी रिटन एज डी ऑफ, अब चेक करके देख लो, डी ऑफ माइनस कितना आ जाएगा, वाई बाई एक्स आ जाएगा, वाई बाई एक्स आ जाएगा, है ना, ऐसा यही आएगा ना, माइनस वाई बाई एक्स। एक बार देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, देखो डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है इसमें, पहले हम जैसे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई आ जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है यू बाई बी फॉर्म से, तो डी वाई इंटू एक्स आएगा, ठीक है ना, और नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो डी वाई एक्स नेगेटिव साइन के साथ आ गया, फिर माइनस करते हैं, फिर डी एक्स इंटू वाई आएगा और ये माइनस में, और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये टर्म तो आ ही जाएगा ना इसका डिफरेंशिएशन करने से। तो देखो क्या हुआ कि ये एक हमारा इम्परफेक्ट डिफरेंशियल था, उसको अगर हम डिवाइड कर दिए, देखो इस टर्म को डिवाइड किया वाई स्क्वायर से, तो एक नया डिफरेंशियल मिल गया हमें, ठीक है ना, ये तो चेंज हो जाएगा ना डिवाइड करने से, तो इसको डीके बोल दिए या इसको डीएन बोल दिए, तो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे भी ये परफेक्ट डिफरेंशियल बन गया है, दिस इज नाउ परफेक्ट सॉरी परफेक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। उसी तरह से और कोई मतलब बता सकते हो ऑप्शन इसमें, मान लो हम कुछ डीएफ चलो लिख देते हैं, ठीक है ना, डीएफ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, जैसे इस तरह से लिखा हुआ था यहाँ पे एक्स डी वाई और माइनस क्या लिखा हुआ था वाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई लिखा हुआ था, ठीक है ना, इट वॉज वाई डी एक्स और माइनस एक्स डी वाई, डीजी में जो लिखा हुआ है देखो यहाँ पे डीजी में, ठीक है, और किसी टर्म से डिवाइड करके कैन यू मेक इट परफेक्ट डिफरेंशियल, क्या हो सकता है, यू कैन डिवाइड इट बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब चेक करके देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भी आ जाएगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा डी ऑफ, मतलब ये इसको इससे डिवाइड करने पे ये बन जाएगा tan इनवर्स, ठीक है ना, tan इनवर्स बेसिकली एक्स बाई वाई, इतना आएगा ये। अब चेक करके देखो tan इनवर्स एक्स बाई, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, देखो tan इनवर्स एक्स बाई वाई का, तो सबसे पहले बताइए tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन मतलब जो भी यहाँ पे आर्गुमेंट है 1 प्लस आर्गुमेंट स्क्वायर, यही होता है ना, तो इसका आर्गुमेंट स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आर्गुमेंट का डेरिवेटिव करोगे तो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वाई डी एक्स और माइनस एक्स डी वाई, यही आएगा ना, और डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, तो फिर देखो एलसीएम लोगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली हम बताना ये चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में ये हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है ना, तो उसको परफेक्ट बनाया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय समथिंग, ठीक है, और जिस चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वर्ड ज्यादा यूज होता है,
तो जैसे इसमें देखो ये इम्परफेक्ट डिफरेंशियल था, इसको आप बोलोगे कि हमने डिवाइड किया है 1/y² से, लेकिन इसको ऐसे भी बोल, सॉरी y² से डिवाइड किया, या बोल सकते हो ना 1/y² से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें आप बोल सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ना, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/y², ठीक है ना। इस केस में आप बोल सकते हो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, दैट इज 1/x², ठीक है। और इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, ठीक है ना, इन दिस केस इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो 1/x² प्लस मल्टीप्लीकेशन के पॉइंट व्यू से इसको देखा जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि पहले ये टर्म था, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया हम 1/x² प्लस y²। समझ में आ रहा है ना सभी को? किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लोगे, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² प्लस y² है। तो मतलब एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूनिक नहीं होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नॉट यूनिक, ठीक है ना। तो ये देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये मैथमेटिक्स का वेल नोन मतलब डिस्कशन है, ठीक है ना। जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं ना, उस टाइम ये डिस्कस होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब आते हैं वापस इसमें, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कि हम मतलब हमने क्या बताया कि क्लॉसियस वाज इंटरेस्टेड इन माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। सो ही वांटेड टू मेक डीक्यू पाथ इंडिपेंडेंट, इसको वो पाथ इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। पाथ इंडिपेंडेंट को ही मैथमेटिक्स में जब कोई डिफरेंशियल पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, तो मैथमेटिक्स में उसी को बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल, ठीक है ना। तो ये आप बोल सकते हो, सो ही वांटेड टू मेक इट परफेक्ट डिफरेंशियल, परफेक्ट डिफरेंशियल इसको बनाना चाहते थे, ठीक है ना। तो उसने, जानते हो देखो क्या होता है, क्या बोलते हैं, हमारे पास जो मतलब साइंस या फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, वो फाइनल फॉर्म में आते हैं, ठीक है ना। वो स्टार्टिंग में किस तरह का टर्बुलेंस से ये गुजरा है वो हम लोग नहीं जानते। आप समझते हो ना कि मतलब क्या क्या चेंजेस किए गए इसमें। कभी कभी ऐसा होता है ना आपको पता है ना कि जैसे आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, तो स्टार्टिंग में जानते हो उसने पेपर पब्लिश करके बोला कि ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, गलत था, ठीक है ना। तो हाँ, फिर पब्लिश किया पेपर, फिर भी गलत थ्योरी दे दिया, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन के साथ भी हुआ था, मतलब उसने 2 बार गलत थ्योरी पब्लिश कर दिया, ठीक है ना। तीसरे अटेम्प्ट में जब उसने थ्योरी पब्लिश किया तो वो फाइनल फॉर्म और करेक्ट फॉर्म था, ठीक है ना। तो बड़े बड़े मतलब फिजिसिस्ट जो है ना, कई बार गलत थ्योरी भी देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब अब इसको परफेक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए उसने क्या क्या किया वो हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं वो बेसिकली फाइनल फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है फिजिक्स मतलब में भी ये लैंग्वेज यूज होता है, इसको बोलते हैं कुक्ड फॉर्म, ठीक है ना। कुक्ड फॉर्म का मतलब जानते हो क्या है? जैसे मान लीजिए आपको खाना जब परोसा जाता है ना, आपको सिर्फ खाना दिखता है, आपको उसका प्रोसेस कैसे खाना बना वो तो नहीं दिखता है ना, ठीक है। तो मतलब उसी तरह से थ्योरी आपको दिखती है, थ्योरी कैसे बनी वो नहीं हमें पता होता है, ठीक है ना। तो अब जैसे मतलब हम ये लिख रहे हैं, सो ही वांटेड टू मेक डीक्यू पाथ इंडिपेंडेंट या परफेक्ट डिफरेंशियल। अब उसने क्या क्या सोचा होगा यहाँ पे वो हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जानते हो जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बुक्स ऐसी होती है ना जो मतलब काफी एडवांस्ड होती है, ठीक है। जैसे कैलन नाम के एक ऑथर है, कैलन, ठीक है। कैलन की थर्मोडायनेमिक्स की बुक जो है ना बहुत एडवांस बुक मानी जाती है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। अगर कभी आप लोग को पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना, कैलन। लेकिन ये बहुत एडवांस बुक है, मतलब बीएससी के स्टूडेंट को तो पढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है ना। इट इज वेरी एडवांस बुक, ओके। तो इन सभी बुक्स में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में उसको पता नहीं था कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। तो उसने जानते हो कुछ ऐसा लिखा कि मान लो हम यहाँ पे एक नया क्वांटिटी डीएस डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसने ये लिख दिया कि हम यहाँ पे डीक्यू लिख देंगे और डिवाइडेड बाय समथिंग सम क्वांटिटी लिख दिया उसने, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे क्वांटिटी लिख दिया समथिंग बीटा, ठीक है ना। बीटा ना लिख करके, बीटा एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में यूज भी होता है स्टार्ट्स में, ठीक है ना। मान लो कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे के लिख दिया, ठीक है ना, ऐसा। उसको पता नहीं था कि यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस ऐसे लिख दिया उसने, ठीक है ना। और उसके बाद उसने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया, ठीक है ना। और फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे उसने के को डिफाइन किया। बाद में उसको पता चला कि के शुड बी टेम्परेचर, समझ गया ना। तो जानते हो एंट्रोपी का जो डेफिनेशन है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है। अगर आप ये कह सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर नहीं होता तो एंट्रोपी का डेफिनेशन भी नहीं होगा। इज दैट ओके? तो एंट्रोपी के डेफिनेशन में अब ऐसे ही सोचो ना, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर आएगा?
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो यूनिक नहीं होता है। अगर ये इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है, इसको हम परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। इज दैट ओके? तो उसने मतलब समथिंग लिखा यहाँ पे के, और बाद में उसने प्रूव करके दिखाया कि के का वही प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो फिर और वो प्रूव किया उसने, कहाँ से प्रूव किया? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो देखो अभी हम ये लिख देते हैं, या इसी तरह से हम भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो टू मेक, ठीक है, टू मेक dq perfect differential, perfect differential Clausius, ठीक है ना। Clausius, ये एस सिंगल एस होता है यहाँ पे, ठीक है ना। Clausius, ठीक है, used some integrating factor, integrating ठीक है 1/k मान लो, ठीक है, एंड लेटर ऑन यूजिंग, ठीक है ना, लेटर ऑन यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, he proved that K has same properties as temperature, ठीक है, has same properties as temperature, so he wrote K equal to T, ठीक है ना। तो इसलिए ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, क्लॉसियस ने पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/k यूज किया, बाद में उसने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से प्रूव कर दिया कि K का वही प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर का प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए उसने K को T लिख दिया फिर बाद में, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर डेफिनेशन ये आ गया, ठीक है ना। देखो ds इज इक्वल टू dq और बाई T, ठीक है ना। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है, ठीक है। तो उसको इसको इसने क्या कहा, ठीक है ना, दिस इज बेसिकली ds इज चेंज इन एंट्रोपी। देखो ds इज चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू exchange of dq amount of heat, ठीक है ना, dq amount of heat, ठीक है। तो देखो एंट्रोपी जो है ना, अब देखो यहाँ से एंट्रोपी ये बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरह यहाँ पे आया है, ठीक है ना, इट केम एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब इसलिए ये जो है ना परफेक्ट डिफरेंशियल है, दिस इज नाउ परफेक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। सो S इज ए स्टेट फंक्शन। अब ये स्टेट फंक्शन है, मतलब कह सकते हो कि स्टेट ऑफ सिस्टम पे ये डिपेंड करेगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है ना, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। इट ठीक है, इट इज रिलेटेड टू माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि हीट तो हम बताए ना, हीट इज रिलेटेड टू माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। तो ये भी माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है ना, इट इज रिलेटेड टू माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है ना, ये माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ सिस्टम से रिलेटेड है। इज दैट ओके? ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ओके ठीक है। तो देखो ds को हम जिस तरह से डिफाइन कर रहे हैं ना, ds क्या लिखा गया, ds इज चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ dq अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है ना।
तो dq अमाउंट ऑफ हीट अगर मतलब, या ऐसे कह सकते हो ds इज चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है ना, एसोसिएटेड विथ, ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड ऐसा हो सकता है, एसोसिएटेड विथ dq एक्सचेंज ऑफ dq अमाउंट ऑफ हीट, है ना, या ड्यू टू, इसका मतलब समझ जाओगे, मतलब कोई भी सिस्टम जो है ना, अगर किसी सराउंडिंग के साथ dq अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज करता है, ठीक है ना, तो उसमें जो इस हीट के एक्सचेंज की वजह से जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है वो इतना है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखोगे, इसका ये मतलब नहीं है कि दिस मे नॉट बी टोटल, ये जो है ना टोटल एंट्रोपी नहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में dq अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज हुआ एट टेम्परेचर T, तो इस हीट के एक्सचेंज की वजह से जो एंट्रोपी चेंज होगा वो कितना होगा। लेकिन सिस्टम में कुछ और एडिशनल भी एंट्रोपी में चेंज हो सकता है, देयर माइट बी सम एडिशनल एंट्रोपी चेंज, ओके। तो मतलब ये इससे रिलेटेड चेंज इन एंट्रोपी है, समझ गए ना। और कभी कभी ऐसा हो सकता है देयर माइट बी सम एडिशनल एंट्रोपी चेंज। देखो मतलब आपको समझा देते हैं, देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, सपोज एक सिस्टम है, सिस्टम जैसे हम लोग कभी ऐसे बात करते हैं ना कि देखो एक मान लीजिए वाटर है, ठीक है ना, इसके ऊपर आइस है रखा हुआ, ठीक है ना। अब इसको हम मान लो पूरी तरह से क्लोज कर दिए, ठीक है ना। अब अगर मान लो हम इसमें, ठीक है ना, चलो इसी फिगर को यूज करते हैं, ठीक है ना, इसी फिगर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए हम बाहर से हीट दिए डीक्यू हीट हमने बाहर से दिया, ठीक है ना, और ये पूरा सिस्टम मान लो टी टेम्परेचर पे मेंटेन भी, ठीक है ना। तो डीक्यू हीट देने की वजह से ये मान लीजिए आइस है और ये वाटर है, ठीक है ना। तो मतलब अभी हम अपने सिस्टम को ये पूरा आइस वाटर और यहाँ पे जो वेपर होगा ना आसपास में थोड़ा बहुत, ठीक है ना, यहाँ पे वेपर है, ठीक है ना। तो देखिए हम सिस्टम किसको बोल रहे हैं, हमारा सिस्टम जो है वो बेसिकली, देखो हम बताए थे ना, सिस्टम का मतलब होता है कि हम कौन से पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। सिस्टम हमारे लिए आइस भी हो सकता है, सिस्टम सिर्फ वाटर भी हो सकता है, और सिस्टम सिर्फ वेपर भी हो सकता है, या पूरा का पूरा को भी हम सिस्टम बोल सकते हैं। तो हम जो सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, वो सिस्टम यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि सिस्टम हमारा वाटर है, ठीक है ना, प्लस आइस है और प्लस वेपर है, इस पूरे को हम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या हो रहा है कि हमने बाहर से हीट कितना सप्लाई किया, dq एट टेम्परेचर T। तो हम ये कहेंगे कि dq हीट सप्लाई होने की वजह से सिस्टम में जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो कितना होगा, dq बाय T होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टोटल चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग दिस टाइम इज ओनली दिस मच। ऐसा भी तो हो सकता है कि देखिए यहाँ पे आइस और वाटर के बीच में भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन आइस एंड वाटर। ऐसा होता है ना कि ठीक है थोड़ा हीट इधर से इधर जा रहा है मान लीजिए, ठीक है ना। कुछ क्या बोलते हैं कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आइस मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हम हीट सप्लाई करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आइस मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है ना कि हीट एब्जॉर्ब करने के बाद आइस क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो आइस मेल्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अंदर में भी आप समझ रहे हो ना, सिस्टम के अंदर भी कुछ प्रोसेस चल रहा है, तो उस प्रोसेस की वजह से भी एंट्रोपी चेंज होता है। क्योंकि हम एंट्रोपी को क्या बोल रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो अगर इंटरनली भी आप देखो माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हो रहा है, तो कुछ इंटरनल चेंज इन एंट्रोपी भी होगा, समझ गए। तो ये एक तरह से कह सकते हो, ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं ना चेंज इन एंट्रोपी, ये एक्सटर्नल चेंज इन एंट्रोपी है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली DSE है, ये एक्सटर्नल चेंज इन एंट्रोपी है, ठीक है ना। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी जो होगा वो एक्सटर्नल चेंज इन एंट्रोपी प्लस जो अंदर में प्रोसेस चल रहे हैं ना, आइस कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और मेल्ट हो रहा है, तो ये सब प्रोसेस से भी एंट्रोपी में चेंज आता है, क्योंकि यहाँ पे भी तो हीट इन्वॉल्व हो रहा है ना, इससे इसमें हीट जा रहा है, ठीक है। तो सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये सभी को कंपोनेंट बोला जाएगा। वाटर इज ए कंपोनेंट, आइस इज ए कंपोनेंट, वेपर इज ए कंपोनेंट, ठीक है। तो इन कंपोनेंट्स के बीच में भी जो हीट एक्सचेंज हो रहा है ना, उससे भी एंट्रोपी में चेंज होता है, ठीक है ना। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी जो सिस्टम का होता है ना, ध्यान रखोगे, टोटल चेंज, ठीक है ना। तो इसको हम देखो क्या लिख दिए, DSE। DSE मतलब हो गया दिस इज एक्सटर्नल चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है ना, मतलब बाहर से जो हीट सप्लाई किया गया उसकी वजह से। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी,
ठीक है। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी जो होता है ना वो बेसिकली डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है डेल्टा एस ई एक्सटर्नल चेंज इन एंट्रोपी प्लस डेल्टा एस आई, ठीक है ना, डेल्टा एस आई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है ना, एक्सटर्नल चेंज, ठीक है। और ये हो गया इंटरनल चेंज, इंटरनल चेंज। तो ये बेसिकली हो गया टोटल चेंज इन एंट्रोपी। इज दैट ओके? ऑलराइट। तो देखो इंटरनल चेंज जो है ना, ये जो इंटरनल चेंज के बारे में बात की जा रही है, इसका एक्सटर्नल से कोई रिलेशन नहीं है। आप चाहे हीट सप्लाई बाहर से करो या नहीं करो, ये तो मतलब हो भी सकता है चेंज। मान लीजिए अगर सपोज करो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में नहीं, आपने मान लीजिए वाटर है उसके ऊपर लाके आइस रख देते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा जनरली, या उससे भी कम टेम्परेचर पे हो सकता है, और वाटर मान लो रूम टेम्परेचर पे है, तो आइस क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब एक प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, तो उस प्रोसेस की वजह से एंट्रोपी में चेंज आई गई। तो जो इंटरनल चेंज इन एंट्रोपी होता है ना, दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ठीक है ना। ठीक है। तो हम मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर सिस्टम को पूरी तरह से आइसोलेट कर दो बाहर से, तो भी इंटरनली कुछ एंट्रोपी में चेंज हो सकता है। तो इसको ये जो है ना बेसिकली इंटरनल चेंज इन एंट्रोपी जो है, इसे बेसिकली बोला जाता है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम व्हेन सिस्टम इज आइसोलेटेड। इसे ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है ना। दिस मतलब ये लैंग्वेज भी यूज किया जाता है, दिस इज चेंज, क्योंकि इसका एक्सटर्नल से कोई रिलेशन ही नहीं है। चेंज इन एंट्रोपी व्हेन सिस्टम इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब आउटर सराउंडिंग से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, ठीक है ना। सो चेंज इन एंट्रोपी व्हेन सिस्टम इज आइसोलेटेड, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, एंट्रोपी का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक्सटर्नल चेंज इन एंट्रोपी उसने इस तरह से डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। अब इंटरनल चेंज, अब आप लोग पूछ सकते हो कि इंटरनल चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालेंगे। तो हम इंटरनल चेंज भी देखो क्या हो रहा है, आइस अगर वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आप बताइए आइस के लिए वाटर क्या हो गया, सराउंडिंग जैसा हो गया ना। तो अगर आइस को सिस्टम बोलते हो, तो वाटर से जो हीट आ रहा है इसमें, वो क्या हुआ, एक तरह से एक्सटर्नल हो गया वो, ठीक है ना। तो मतलब इंटरनल चेंज को भी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यही यूज करेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर हम जानते हैं, मान लो कि आइस एब्जॉर्ब कर रहा है DQ अमाउंट ऑफ हीट, तो हम ये चीज यूज कर लेंगे यहाँ पे, इफ आइस इज एब्जॉर्बिंग DQ अमाउंट ऑफ हीट, तो हम ये लिख सकते हैं। इज दैट ओके? ठीक है। सो दैट्स व्हाट, तो मतलब इंटरनल चेंज के लिए भी उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, मगर वहां पे कोई एक्सटर्नली सप्लाइड हीट नहीं होगा, दैट विल बी हीट सप्लाइड बाय वाटर। इज दैट ओके? जैसे कभी कभी आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड को मिक्स कर दिया गया, तो व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी। जैसे ऐसा क्वेश्चन होगा, आप देखोगे कि एक लिक्विड है दिस मच अमाउंट, अनदर लिक्विड दिस मच अमाउंट है, दोनों T1 और T2 टेम्परेचर पे है, दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा। तो लिक्विड 1 के लिए लिक्विड 2 क्या हुआ, सराउंडिंग हो गया, और लिक्विड 2 के लिए लिक्विड 1 सराउंडिंग हो जाएगा। तो फिर समझ गया ना, एक दूसरे से जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो एक तरह से उनके लिए एक्सटर्नल जैसा ही हो गया, ठीक है ना। लेकिन पूरे सिस्टम को अगर दोनों लिक्विड को एज ए होल देखोगे, तो वो चेंज कैसा होगा, वो इंटरनल हो जाएगा। समझ गया ना। यहाँ पे देखिए, वो आइस को सिर्फ अलग से देखते हो, तो ये जो वाटर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो कैसा हीट होगा, एक्सटर्नल हीट हो गया। वाटर जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो एक तरह से एक्सटर्नल हो गया, ठीक है ना, कि ये किसी एक्सटर्नल सिस्टम को दे रहा है। लेकिन पूरे सिस्टम को एज ए होल देखोगे, तो ये सारा चेंजेस क्या होगा, इंटरनल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला समझ लो कि जनरल है, कि जब भी हीट एक्सचेंज DQ होगा, ठीक है ना, और टेम्परेचर T है, ठीक है ना, तो हम एक्सटर्नल चेंज इन एंट्रोपी इतना जरूर लिखेंगे। दिस फॉर्मूला विल ऑलवेज बी यूज्ड, ठीक है ना। लेकिन ये फॉर्मूला टोटल चेंज इन एंट्रोपी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी कर भी सकता है। अगर ये वाला टर्म देखो, मान लो 0 हो गया, आप समझ रहे हो ना, इफ दिस टर्म डेल्टा SI इज 0, तो ये क्या होगा, दिस विल बी टोटल चेंज इन एंट्रोपी। तो मतलब यहाँ पे डेल्टा Q/T जो लिख रहे थे, वो बेसिकली टोटल चेंज इन एंट्रोपी के इक्वल हो जाएगा इफ डेल्टा SI इज 0। समझ रहे हो ना। तो आप ये समझ लोगे कि ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ना, ये टोटल चेंज इन एंट्रोपी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। कब देगा टोटल चेंज इन एंट्रोपी, जब ये इंटरनल चेंज इन एंट्रोपी विल बी 0, ठीक है ना। आप लोग जानते हो इंटरनल चेंज इन एंट्रोपी 0 कब होता है,
Reversible. हाँ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं ना, उसमें इंटरनल चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो फिर ये जीरो हो जाएगा रिवर्सिबल में, ठीक है ना। तो उस केस में ये वाला टर्म इसके इक्वल हो गया, तो मतलब इसके जगह हम लोग डेल्टा क्यू बाई टी लिख रहे थे, वो टोटल चेंज इन एंट्रोपी देगा, ठीक है ना। अदरवाइज अगर ये टर्म प्रेजेंट है तो फिर डेल्टा क्यू बाई टी जो है वो टोटल चेंज इन एंट्रोपी नहीं देगा, बल्कि थोड़ा कम देगा। ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली एंट्रोपी का डेफिनेशन हो गया। हाँ बोलो। अभी हम इस चीज को लिख देंगे। एंट्रोपी है चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टी। तो सर जब हीट चेंज होगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये कौन सा टेम्परेचर रहेगा? नहीं नहीं, कांस्टेंट नहीं रहेगा। देखो एक स्टूडेंट पूछ रहा है ना कि टेम्परेचर हीट जब हम सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो कौन सा टेम्परेचर? देखो क्या है, ये डिफरेंशियल में लिखा हुआ, आप मैथमेटिक्स में जानते हो ना, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है अभी ये। तो हम ऐसा कहेंगे ना कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दिए तो उस ड्यूरेशन में टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब मान लीजिए बहुत सारे हीट देते हो आप, इससे अगर टोटल यहाँ से अगर एसई निकालना चाहते हो, टोटल चेंज मतलब एसई फाइनल माइनस एसई इनिशियल, अगर ऐसा कुछ निकालना चाहते हो तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना फिर यहाँ पे, ऐसे डी क्यू बाई टी और फिर इनिशियल टू फाइनल स्टेट, ऐसे इंटीग्रेट करना होगा, समझ गया ना। तो टोटल अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन होगा। कभी एलएन में भी आंसर आ सकता है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट वे में आंसर आता है यहाँ पे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा यहाँ से? टोटल चेंज इन एंट्रोपी। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है और टी वहां पे वेरिएबल होता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो ये एंट्रोपी का डेफिनेशन है, जानते हो। देखो ये चीज रियलाइज कर पाना, देखो हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो हम लोग को ऐसा लगता है एंट्रोपी बस डेल्टा क्यू बाई टी हो गया। लेकिन जानते हो, पहली बात तो ये है कि किसी एक पर्सन के लिए कोई नई क्वांटिटी सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हो ना। हम लोग देखो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, आज तक कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किए फिजिक्स में, ठीक है ना। मतलब ऐसा समझ रहे हो ना, आप लोग भी कब जैसे 12th किया बीएससी 5 साल से तो कम से कम फिजिक्स पढ़ ही रहे हो, ठीक है ना। 5 साल में कुछ कभी सोचा नया इंट्रोड्यूस करते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। या जो मतलब एमएससी स्टूडेंट होते हैं वो 12th 11th 12th 2 साल पढ़े, बीएससी पढ़े, फिर एमएससी पढ़े, ठीक है ना, 7 साल पढ़, इनका भी सोचते ही नहीं है। लेकिन किसी, समझ रहे हो ना, किसी पर्सन के लिए ये सोचना कि जरूरत है कुछ नया इंट्रोड्यूस करने की, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। फिर उसको इंट्रोड्यूस करके पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट कर देना, ठीक है ना, ये इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट कह सकते हो, ठीक है ना। तो अभी जो रिसर्च करते हैं ना और उनमें और इसमें जानते हो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी जो रिसर्च करते हैं वो क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते रहते हैं, दे जस्ट कीप अप्लाइंग, मतलब जो ऑलरेडी सब्जेक्ट डेवलप हो उसको अप्लाई करते रहते हैं डिफरेंट सिस्टम के लिए। ये लोगों ने क्या किया, नई चीजें इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हो इन सभी प्रोसेस में बहुत टाइम लगता था, कई मतलब। और दूसरी बात आपको हम जैसे बताए थे ना प्रीवियस क्लास में, क्लॉसियस वाज नॉट ए फिजिसिस्ट, ही वाज ए फिजिशियन, वो एक डॉक्टर थे। उनका जो है ना फिजिक्स में पार्ट टाइम इंटरेस्ट था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे कि वो पार्ट टाइम इंटरेस्ट था इसमें, तो इसलिए इसमें टाइम भी कम दे पाते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हो ये जो प्रोसेस था मतलब एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करने का, ये काफी लॉन्ग टाइम तक चला। मतलब ही केप्ट थिंकिंग अबाउट इट। जैसे रिलेटिविटी के बारे में बोला जाता है ना, आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी 3 साल में इंट्रोड्यूस किया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लगभग 10 साल लगे आइंस्टाइन को, ठीक है ना। तो जानते हो अगर आप देखोगे ना तो जो मतलब पाथ ब्रेकिंग डेवलपमेंट हुए हैं उसमें काफी टाइम लगा है, ठीक है ना। जैसे आइंस्टाइन को लगभग 10 साल तक उसने सोचा, तो फिर रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस किया उसने। उसी तरह से केपलर के बारे में बोला जाता है कि लगभग उसने मतलब 20 साल के आसपास उस मतलब डेटा पे काम किया, तो 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन आया। उसी तरह से जानते हो इसने भी लगभग जानते हो 15 साल तक इस पे काम किया, ठीक है ना, एंट्रोपी वाले सब्जेक्ट पे, ठीक है ना। फिर जाकर के उसने ये कॉन्सेप्ट मतलब प्रेजेंट किया लोगों के सामने, ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे हो, बहुत सोचा समझा हुआ स्ट्रेटेजी के साथ इंट्रोड्यूस किया गया कि ये जो है ना माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी से रिलेटेड है। तो अब ऐसी क्वांटिटी अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं ना जो माइक्रोस्कोपिक से रिलेटेड है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होगी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रियली जानते हो इसका ये थिंकिंग जो है ना मतलब रिमार्केबल था, क्योंकि पूरा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अगर आप आगे चल के देखोगे तो एंट्रोपी पे ही बेस्ड है। अगर एंट्रोपिक कॉन्सेप्ट नहीं होता तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए तो मतलब क्लॉसियस को इतना मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। ऑलराइट,
अब देखो बात ये आती है ना कि इसको एंट्रोपी क्यों बोला गया, व्हाई इट इज कॉल्ड एंट्रोपी। ठीक है, तो एंट्रोपी जो है ना, एंट्रोपी का मतलब जानते हो क्या होता है, व्हाट डज एंट्रोपी मीन्स? ठीक है, नहीं जानते हो, अनफॉर्चुनेटली जानते हो क्या है, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग क्या क्या बोल देते हैं। ठीक है ना, तो मतलब एंट्रोपी को स्टूडेंट्स को ऐसे ही बता दिया गया कि किसी ना किसी तरह का रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है, किसी तरह का डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग देखो क्या बोल रहे हैं, एंट्रोपी किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया? एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस किया गया टू रिप्रेजेंट द माइक्रोस्कोपिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। समझ रहे हो ना, क्लॉसियस की थिंकिंग यही थी कि हम माइक्रोस्कोपिक स्टेट को बताने के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है ना, ताकि हम सिस्टम के बारे में ज्यादा बेटर समझ सकेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में आप जानते हो किसी सिस्टम के बारे में, तो आप ज्यादा बेटर समझ सकते हो। तो मतलब समझ लो कि ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है ना, वो यहीं से स्टार्ट हो गया था, जब जैसे एंट्रोपी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है ना, तो एंट्रोपी जानते हो डिसऑर्डर नहीं होता है, मतलब एंट्रोपी जो जहां से भी जिस लैंग्वेज से भी लिया गया है ना, उसका मतलब आप देखोगे ना तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, ये एंट्रोपी मीन्स मतलब जिस लैंग्वेज से भी लिया गया वहां पे इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो देखो इसने बेसिकली क्यों इस वर्ड को चूज किया, ठीक है ना, इसका रीजन बता रहे हैं। देखो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि एंट्रोपी को हीट से रिलेट किया गया। तो देखो जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हमने बताया ना कि माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट से रिलेटेड होता है हीट, और मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट से रिलेटेड होता है वर्क। तो मतलब क्लॉसियस ने ये कहा कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो मतलब बल्क प्रॉपर्टी तो ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब अंदर उसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो हम इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें एक स्टेट फंक्शन चाहिए। तो ये उसने इस स्टेट फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना, एंट्रोपी को। और एंट्रोपी इंटेंशनली इंट्रोड्यूस किया गया टू रिप्रेजेंट इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है ना, तो इसीलिए ये वर्ड को सोच समझ के चूज किया गया। ठीक है ना, एंट्रोपी। और एंट्रोपी वर्ड भी जो है ना क्लॉसियस ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और इसको जानते हो, मतलब जब कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस कर दिया एंट्रोपी का, मतलब ये लिख दिया उसने dQ/T, उसके बाद वो सोचता रहा कि हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करें। ठीक है ना, मतलब ds मान लो लिख दिया उसने, सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिया लेकिन अब इसके लिए क्या वर्ड यूज करना चाहिए, ही केप्ट ऑन थिंकिंग। और जानते हो इस इक्वेशन को लिखने के 10 साल के बाद उसने इसको एंट्रोपी बोला। ठीक है ना, अराउंड 10 ईयर्स के बाद। ठीक है, तो 10 ईयर्स के बाद उसने इसे नेम किया एंट्रोपी। ठीक है, ये जानते हो बहुत सोचा समझा वर्ड है। आप देखो ये एनर्जी से रिलेटेड है, देखो एनर्जी आप ऐसे लिखते हो, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए एंट्रोपी लिखिए। ठीक है, अब देखो लगभग दोनों वर्ड एक जैसे हैं देखने में, ई एन से स्टार्ट हो रहा है, वाई से एंड हो रहा है। ठीक है ना, सिमिलर जैसे वर्ड है ना, तो एनर्जी से रिलेटेड भी है और मतलब प्रोनाउंसिएशन वाइज भी एक जैसा लगता है देखने में। ठीक है ना, तो ये सोच समझ करके उसने इंट्रोड्यूस किया, मतलब उसने कुछ दूसरे लैंग्वेजेस में वर्ड सर्च किए उसने कि सबसे सुटेबल वर्ड कौन सा हो सकता है, तो बिल्कुल एनर्जी से मैच करा करके इंट्रोड्यूस कर दिया उसने। ठीक है ना, तो ये मतलब उसने ढूंढा इतना ज्यादा। ठीक है ना, फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और राइट, तो ये एंट्रोपी का डेफिनेशन हो गया। तो अब कभी भी ध्यान रखोगे टोटल चेंज इन एंट्रोपी अगर निकालना होगा ना, टोटल चेंज इन एंट्रोपी, तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे टोटल, ये बहुत जगह पे यूज होता है। ठीक है ना, टोटल चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी जो है बेसिकली हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर मान लो डेल्टा एस, तो दैट विल बी इक्वल टू dQ/T। ठीक है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी देखो, ठीक है ना, ये जो है ना फॉर ए सिस्टम, फॉर ए सिस्टम चेंज इन एंट्रोपी। देखो अभी ये ध्यान रखोगे, हम यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, ए सिस्टम, हम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं लिख रहे हैं, ए सिस्टम लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो फॉर ए सिस्टम चेंज इन एंट्रोपी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जीरो भी हो सकता है। तो किसी एक सिस्टम के लिए चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब कुछ हो सकता है। ठीक है ना, तो अब देखिए जैसे मान लीजिए हीट वाला कन्वेंशन तो आप जानते हो ना, डीक्यू के बारे में आप जानते हो। डीक्यू क्या होता है, दिस इज पॉजिटिव अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यही होता है ना, इफ सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब किया तो इसे हम लोग
बोलते हैं कि पॉजिटिव है, और DQ क्या होता है, DQ इज नेगेटिव इफ सिस्टम रिजेक्ट्स हीट। ठीक है, तो उसी तरह से आप ये कह सकते हो कोई भी सिस्टम अगर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका एंट्रोपी चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर सिस्टम हीट को रिजेक्ट कर रहा है तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा। और मान लो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है और रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो एंट्रोपी चेंज 0 हो सकता है। ठीक है ना, तो अभी देखो ये चीज ध्यान रखोगे, क्योंकि आप लोगों ने देखो एक चीज सेकंड लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेज, यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, पढ़े हो ना, तो वो पूरे यूनिवर्स के लिए बोला जाता है। ठीक है ना, या आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बोला जाता है, यहाँ पे हम आइसोलेटेड वर्ड यूज नहीं किए हैं। ठीक है ना, ऑलराइट, ठीक है। तो ये फॉर ए सिस्टम, मतलब एक सिस्टम जो किसी दूसरे सिस्टम के साथ कांटेक्ट में है उसके लिए बात की जा रही है। ठीक है ना, ऑलराइट, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज निकालना है ना, तो ध्यान रखोगे बस इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है ना, तो एक देखो एक छोटा सा क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है ना, लेट अस डिस्कस ए क्वेश्चन। मतलब हमने बताया था ना, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, और क्योंकि आप लोग देखो बेसिक कॉन्सेप्ट से तो आप फेमिलियर हो, ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग कुछ कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन रैंडमली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, सपोज करो कि हम लोग एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, देखो इक्वल, ठीक है, देखो m मास ऑफ, मान लीजिए वाटर, इसका स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट को हम C लिख रहे हैं। ठीक है ना, इज मिक्स्ड विथ, बाद में ये जो है ना कैलोरीमेट्री में आपको बताया जाएगा डिटेल में ये मिक्सिंग वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, कैलोरीमेट्री हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, अभी एक रैंडमली इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, देखो m, अच्छा यहाँ पे क्या लिख दिया, मास है ये। ठीक है ना, m मास ऑफ वाटर, ठीक है, या m अमाउंट ऑफ वाटर भी लिख सकते हो। ठीक है ना, जिसका स्पेसिफिक हीट C है, इज मिक्स्ड विथ, ठीक है, अनदर, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ भी। ठीक है ना, क्या लिखा है, m मास ऑफ वाटर, यहाँ पे लिख दो एट टेम्परेचर, थोड़ा सा एट टेम्परेचर T1, ठीक है ना, इज मिक्स्ड विथ, ठीक है, अनदर m मास ऑफ वाटर, ठीक है, एट टेम्परेचर T2, ठीक है ना, टेम्परेचर T2 पे। ठीक है, ठीक है, सो ठीक है, सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट टोटल चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, कैलकुलेट टोटल चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, ड्यू टू मिक्सिंग। ठीक है, सो ड्यू टू मिक्सिंग हमें टोटल चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, मतलब ऑब्वियसली इसमें देखो बात ये होगी ना, जब मतलब मिक्सिंग के बाद फाइनली इक्विलिब्रियम स्टेट जब आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, देखो यहाँ पे एक बकेट है, इसमें वाटर है, ठीक है ना, इसका मास m है, इसका टेम्परेचर कितना है, T1 है। फिर एक मान लो कंटेनर है, इसमें भी वाटर है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका भी मास m है। ठीक है, अब हम दोनों को मिक्स कर दिए एक दूसरे कंटेनर में ले आए, इसका मास हो गया 2m, ठीक है ना, अभी इसका टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर मान लो ये फाइनल टेम्परेचर है T, ठीक है ना, तो ये मतलब दोनों को मिक्स करेंगे ना तो इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में टेम्परेचर कितना हो गया, T, ठीक है ना, तो ये इसका फाइनल टेम्परेचर हो गया। ठीक है, दिस इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो यही हम प्रीवियस क्लास में बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए देखिए स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर T1 है, तो मतलब इसका टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर T1 है, अब ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, अब दोनों को मिक्स कर दिया गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो क्या हो रहा है कि अब जो मिक्स करने के बाद जानते हो टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। ठीक है ना तो T1 रहेगा और ना ही T2 रहेगा। ठीक है, कुछ देर के बाद ये टेम्परेचर T अचीव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, T आ गया,
तो देखो ये जो टेम्परेचर है ना वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। तो वही हम आपको लोगों को बता रहे थे ना कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हैं तो वी मोस्टली टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम स्टेट। ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये कोई डायनामिक स्टेट नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम बार बार डायनामिक स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। तो इसीलिए बताया गया कि थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड डायनामिक्स है ना वो रॉन्ग है, ठीक है ना। इट शुड बी कॉल्ड थर्मोस्टैटिक, क्योंकि आप देखो यहाँ पे स्टैटिक स्टेट पहुंच गया ये, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें हम लोग चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन एक रैंडमली हमने पुट किया है यहाँ पे, ठीक है ना। बाद में हम लोग मिक्सिंग वगैरह पढ़ेंगे डिटेल में कैलोरीमेट्री टॉपिक में, ठीक है ना। अभी देखो कैलोरीमेट्री जो है ना वो हमारा बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच नहीं है, ठीक है ना। तो हम पहले थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए, ठीक है ना। बस बीच बीच में कुछ रैंडम क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो इसमें देखो क्या होता है कि फाइनल टेम्परेचर बता सकते हो कितना होगा? व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर? T1 plus T2 by 2. हाँ, T1 प्लस T2 by 2। इसमें ऐसा होता है ना, देखो क्या बोलते हैं, ये दोनों को मिक्स करोगे तो एक कुछ हीट गेन करेगा, दूसरा कुछ हीट लूज करेगा, ठीक है ना। लेकिन देखो जितना हीट एक गेन करेगा उतना ही दूसरा लूज करेगा, ऐसे ही होगा ना। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि एक जितना गेन किया, मान लो इसके लिए पॉजिटिव है तो उतना ही इसके लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। तो डेल्टा Q का फॉर्मूला आप जानते होंगे सभी लोग, MC और डेल्टा T होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो एक के लिए होगा T माइनस T1, ठीक है ना, T माइनस T1 हो जाएगा, प्लस दूसरे के लिए होगा, ठीक है, MC, और यहाँ पे भी T माइनस T2 हो जाएगा, ठीक है ना। दैट शुड बी इक्वल टू 0। देखो ऐसा ही होगा ना कि एक कुछ गेन किया तो दूसरा लूज किया। मान लीजिए 5 जूल गेन किया तो दूसरा के लिए 5 जूल, वो 5 जूल रिजेक्ट किया होगा। तो हीट रिजेक्टेड नेगेटिव होता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, और ये गेन कर रहा है मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों का सम 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप देखो MC कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से T निकाल के देखो तो T इक्वल टू कितना निकल रहा है? T1 प्लस T2 by 2। तो मतलब फाइनल टेम्परेचर ये जो है ना बेसिकली फाइनल टेम्परेचर हो गया सिस्टम का, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो अब देखो हमें चेंज इन एंट्रोपी निकालना है ना, तो चेंज इन एंट्रोपी देखो निकालना है तो डेल्टा S इज इक्वल टू निकलेगा ऐसे, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। मतलब चेंज इन एंट्रोपी मतलब यहाँ पे दो लिक्विड थे ना, एक लिक्विड और दो लिक्विड, दोनों को मिक्स किया गया। एंट्रोपी चेंज इन फर्स्ट एंड एंट्रोपी चेंज इन सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा ये फॉर्मूला तो सभी लोग जानते हो ना, ये जो हम लोग कैलोरीमेट्री में पढ़ते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखो डेल्टा S1 जो लिखोगे ना तो इसको फिर इस फॉर्मूले से लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था? T1 था, इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? T। इज दैट ओके? तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे DQ बार बाई T। यहाँ पे ये देखो ये T जो है ना वेरिएबल है, समझ रहे हो ना। ये या ऐसा करो थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। नोटेशन चेंज कर देना बेटर रहेगा, इसको TF लिख दो फाइनल टेम्परेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये TF हो जाएगा, ये भी TF हो जाएगा, और यहाँ पे ये TF आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे रहने दो, ठीक है ना। ये T यहाँ पे वेरिएबल जैसा यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये TF लिख देते हैं, यहाँ पे ये जो है ना TF है, ठीक है ना। T1 से कितना हो गया? TF। और दूसरे वाले का लिखोगे ना तो इसमें भी ऐसे लिखोगे DQ बार बाई T, और ये हो जाएगा T2 से कितना हो गया? TF। ओके अब देखो यहाँ डेल्टा Q जैसे लिखे ना तो डायरेक्ट MC और TF माइनस T इनिशियल ऐसे लिख दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें DQ लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो इंटीग्रेशन T1 टू TF, और ये लिख देते हैं MC और इसको लिख देते हैं DT, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ऐसे ही होता है ना, देखो ये हम लोग कैलोरीमेट्री में पढ़ते हैं, दिस वी लर्न इन कैलोरीमेट्री। ठीक है, DQ इक्वल टू क्या होता है? MC और DT। ऐसे DT मतलब चेंज इन टेम्परेचर है ये, ठीक है ना। ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे T आ जाएगा, और प्लस इसमें भी आप लिखोगे ऐसे T2 टू TF, ठीक है, और यहाँ से आ गया MC और DT, ठीक है ना, और बाई T है। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, MC देखो दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो MC तो कॉमन बाहर निकल जाएगा, और ये बन जाएगा ln और TF बाई T1 और प्लस ln TF बाई T2। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में नहीं आता है तो जरूर पूछ लोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जस्ट कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। सर वो DQ में जो D के ऊपर बार लगा है वो इम्परफेक्ट डिफरेंशियल इसलिए लग रहा है। हाँ इसीलिए लग रहा है, ठीक है ना। ये इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है इसीलिए हम लोग बार लगा देते हैं, ठीक है ना।
ठीक है, ऑलराइट। तो अब देखो यहाँ पे ये आ गया, तो इसको तो कंबाइन करके लिख सकते हैं ना, तो ये बन जाएगा कितना mc, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कितना ln, और ये बन जाएगा tf स्क्वायर और डिवाइड बाय t1 इंटू t2। शैल वी गेट दिस? यही आ रहा है ना, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये हमारा, अब tf का वैल्यू लिख दो, ठीक है ना, tf का वैल्यू हम लोग निकाले हुए ना t1 प्लस t2 बाई 2, तो ये बेसिकली आ जाएगा mc और ln, और अब आप देखिए यहाँ पे हम इसका वैल्यू लिख दे रहे हैं, तो t1 प्लस t2 बाई 2, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर हो गया और डिवाइड बाय t1 इंटू t2, ठीक है ना। तो इसको हम तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके अब देखोगे फाइनल आंसर फॉर्म में, मतलब बुक्स में भी ऐसा लिखा रहता है, ठीक है ना, mc, और इसको लिख देते हैं ऐसे ln, इन सबको स्क्वायर में लिख देते हैं ऐसे, देखो ये जो है ना बेसिकली t1 प्लस t2 और बाय 2 टाइम्स √2 t1 इंटू t2 और इसका होल स्क्वायर। कैन बी राइट लाइक दिस? ऐसे लिख सकते हैं ना, ये t1 इंटू t2 था ना, इसको भी स्क्वायर के अंदर ले लिए, ठीक है ना, तो ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो इतना आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये 2 जो है ना हमारा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 जो है बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स mc और ln, और दिस विल बिकम t1 प्लस t2 और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रूट t1 इंटू t, ठीक है। तो ये बेसिकली चेंज इन एंट्रोपी निकला, ठीक है। ओके, चेंज इन एंट्रोपी। तो ये जो क्वांटिटी है ना, ठीक है, आप इसको एनालाइज करके देख सकते हो, ये जो है ना, ठीक है, इसे आप एनालाइज करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। आप लोगों ने ये पढ़ा है ना, जैसे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, उन सभी में रिलेशन निकलता है कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है या ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है। उसमें आप देखोगे मैथमेटिक्स में, एक बार चेक कर लोगे जा करके, ठीक है ना, कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है या ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे ऐसे ही हम एक दो देखो नंबर चेक करा के दिखा देते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जैसे मान लो हम लोग 2 नंबर लेते हैं, ठीक है ना, 1 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, ये तो इक्वल हो जाएंगे दोनों में, ठीक है ना। और ये 2 नंबर लिए 2 प्लस 2 और 3 लिए, तो 2 और 3, इसका अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो बेसिकली कितना निकलेगा, 2 2 प्लस 3 और बाई 2, ठीक है ना, तो बेसिकली कितना निकल गया 5 5 बाई 2.5 निकल गया। अब देखो इन दोनों का यहाँ पे ये मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है ना, रूट अंडर 2 इंटू 3 करो, ठीक है, तो √6 निकल गया। √6 का वैल्यू कितना होता है जरा कैलकुलेटर में देखो, √6 का वैल्यू जरा जल्दी से देखो कैलकुलेटर में। टू पॉइंट 2.44 ये आ रहा है देखो 2.44 है ना, 2.44 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो ना, t1 t2 2 नंबर लिए, उसको देखो 2 से डिवाइड किए, ठीक है ना, t1 मान लो 2 ले लिया, हम t3 ये लिए, 2.5 आ रहा है ये, ठीक है ना, और t1 इंटू t2 रूट ले रहे हो तो कितना आ रहा है 2.44 आ रहा है। तो मतलब t1 प्लस t2 बाई 2 जो है ना, वो क्या है, हम ऐसे कह सकते हैं t1 प्लस t2 बाई 2 जो है ना, वो ग्रेटर देन है रूट अंडर t1 इंटू t2। तो आप लोग जानते हो ना मैथमेटिक्स में इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। तो ये हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है ना, कोई भी नंबर ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसका इस वजह से जानते हो क्या होगा कि यहाँ पे यहाँ पे ये जो आया ना t1 प्लस t2, देखो दोनों साइड रूट इस टर्म से डिवाइड कर दो, तो t1 प्लस t2 और डिवाइड बाय रूट अंडर t1 इंटू t2, ये जो देखो इससे डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ ग्रेटर का साइन है और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये जो होल क्वांटिटी है ना, ये 1 से ग्रेटर है। तो आप सभी जानते हो कि जो नेचुरल लॉग है उसका आर्ग्यूमेंट अगर 1 से ग्रेटर होता है तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान रखो ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। तो इसीलिए चेंज इन एंट्रोपी जो आया ना यहाँ पे, वो कैसा है, ग्रेटर देन 0, ये मतलब पॉजिटिव है, ठीक है ना, दिस इज पॉजिटिव। तो आप ये ध्यान रखोगे कि चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस जो होता है, ठीक है ना, जैसे 2 लिक्विड को मिक्स कर दिया, वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। सो चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ substances at different temperature
ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए, अगर टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो अगर हम बोलते हैं दोनों वाटर जो है ना सेम टेम्परेचर पे था, तो T1 और T2 अगर सेम कर दोगे तो ये T प्लस टी, ठीक है ना, 2T हो गया, 2 कैंसिल, और यहाँ पे T और T यहाँ भी पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली 1 हो जाएगा ना पूरा कैंसिल होकर के, तो फिर तो ln1 विल बी 0, तो इसीलिए ऐसा लिखा जा रहा है। देखो चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, देखिए इस चीज को जानते हो हम एज ए रेफरेंस यूज करेंगे कैलकुलेशन, हम वही बोल रहे हैं ना। देखो हमारा जो अभी अप्रोच है ना वो यही अप्रोच है कि हम ज्यादा भी फोकस थ्योरी पे कर रहे हैं, ठीक है ना, बीच बीच में एक दो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा ये जो प्रॉब्लम डिस्कस किया है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, दिस वाज आस्क्ड इन जेस्ट, ठीक है ना, जेस्ट 2021 में पूछा गया इस क्वेश्चन को, ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जस्ट 2021, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसको जानते हो हम एक थ्योरेटिकल मतलब एग्जाम्पल की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हम लोग देखो अभी ये लिख रहे थे ना कि एंट्रोपी डिफाइन कैसे करते हैं, तो हमने बताया कि चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, तो एज ए इलस्ट्रेशन इसको यूज किया गया, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे एक दो चीजें हम इससे रिलेट करते हैं, इसको एज ए रेफरेंस हम यूज करेंगे फर्दर थ्योरी में। देखिए जब कोई दो लिक्विड को आप मिक्स कर दोगे, अब उसके बाद बताइए उसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा है उसको कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है या वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इस तरह के प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, अपने आप चल रहा है वो, ठीक है ना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चाहे जितने भी होंगे ना यूनिवर्स में, उन सब में चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं ना वो इरिवर्सिबल हैं, दीज आर ऑल इरिवर्सिबल, ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखो, आगे हम अभी इसको स्टेट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये एंट्रोपी का डेफिनेशन इंट्रोड्यूस हो गया है, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक चीज सिर्फ और हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, देखो एंट्रोपी जो हम लोग डिफाइन किए ना, इसमें जो टेम्परेचर हम लोग पुट करते हैं ना, ये जो टेम्परेचर वो केल्विन में होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखोगे, इट शुड बी इन केल्विन, ठीक है ना। अभी पहले थर्मोडायनामिक्स हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, जो मतलब जिसको बोलते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर हम स्केल भी आप लोगों को बता देंगे, ठीक है ना, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल जो होता है ना, दैट आल्सो आई विल डिस्कस, ओके। टी शुड बी इन केल्विन, ठीक है ना, यहाँ पे इस डेफिनेशन में ध्यान रखोगे, टी जो है केल्विन में होगा, ठीक है। राइट साइड करना, साइड नीचे राइट 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 इधर, मतलब जस्ट ऊपर, ओके सर हो गया। एक सर हाँ बोलो। सर जैसे डी क्यू इज इक्वल सर एम सी डी टी एस सर 1/mc को इंटीग्रेटेड फैक्टर बोल सकते हैं? नहीं देखो वो बेसिकली जो है ना उस पर्टिकुलर एमसीडीटी जैसे लिखते हैं ना, ठीक है, आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट वॉल्यूम कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में तो मतलब एक तरह से डीक्यू समझ लो कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हो रहा है, ठीक है ना। तो वो जो है ना उस प्रोसेस के लिए तो कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि डीक्यू भी देखने में ऐसा लग सकता है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, समटाइम्स ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस आपने डिफाइन कर दिया ना, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए किया गया ना। एमसीडीटी क्या होता है, अभी जैसे हमने वाटर को मिक्स किया ना, तो इसमें मान के चल रहे कि मास चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये माना जा रहा है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ तो बता दिया गया, देखो दैट इज जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जो भी एनर्जी सप्लाई करोगे सिस्टम में, कुछ पार्ट चला जाएगा इंटरनल एनर्जी में, कुछ वर्क में यूज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। और सेकेंड लॉ जो है बेसिकली देखो, तो सेकेंड लॉ दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लॉसियस, इसीलिए क्लॉसियस को मतलब फाउंडर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हो, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लॉसियस। आई थिंक क्लॉसियस जानते हो, ही वाज एक्सट्रीमली गुड इन मैथमेटिक्स, ओके। फिजिक्स में, मैकेनिक्स में भी जानते हो, हम लोग एक थ्योरम यूज करते हैं जो क्लॉसियस ने ही इंट्रोड्यूस किया था पहली बार थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज वीरियल थ्योरम। वीरियल थ्योरम आप लोगों ने नाम सुना है ना,
वीरियल थ्योरम जो मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली, ठीक है, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस, ठीक है ना। तो उससे पता चलता है कि ही मस्ट बी एक्सट्रीमली गुड इन मैथमेटिक्स, ओके, ठीक है। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, देखो दिस सेकंड लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि देखो फर्स्ट लॉ तो हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ बेसिकली ये कहता है कि मतलब ऐसे प्रोसेस ही हो सकते हैं जिसमें एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, ठीक है ना, एनर्जी शुड बी कंजर्व। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं ऐसे प्रोसेस जिसमें क्या बोलते हैं क्या होगा कि मतलब एनर्जी कंजर्व हो सकता है, एनर्जी कैन बी कंजर्व, लेकिन ऐसे प्रोसेस हो, ठीक है ना। तो सेकेंड लॉ इंट्रोड्यूस करने का जो रीजन है ना, देखो देयर आर मेनी processes in which energy will remain conserved, ठीक है, will remain conserved, but such process do not occur, ठीक है, मगर ऐसे प्रोसेस अकर नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है ना, आप इस पेन को चाहे कितना भी मतलब हीट सप्लाई कर दो इसमें, ये अपने आप चलना शुरू नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा होगा ना। हाउएवर मतलब हाई टेम्परेचर you give it to this pen, okay, it will not start moving। ऐसा कभी होता है कि आपने देखा किसी ऑब्जेक्ट को कि वो क्या बोलते हैं रुका हुआ है, आपने हीट सप्लाई किया बहुत ज्यादा और डायरेक्टली हीट जो है डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसे हम सोचें कि देखो हम जितना हीट सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो सारा का सारा हीट काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन होगा क्या, बताओ। आप लोग समझे कि हम क्या बोल रहे हैं। देखो हम ये कह रहे हैं कि अगर सपोज करो हमने 10 जूल हीट सप्लाई किया और 10 जूल का 10 जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ना। बोलोगे जितना एनर्जी आपने सप्लाई किया वो सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी कंजर्वेशन का तो वायलेशन नहीं हुआ। लेकिन ऐसा प्रोसेस कभी नेचर में होता ही नहीं है, दिस नेवर हैपेंस, इज दैट ओके। तो मतलब देखो क्या है इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, वो जो नेचुरल फेनोमेना कौन से नेचुरल फेनोमेना होंगे या कौन सा नेचुरल फेनोमेना नहीं होगा, ठीक है ना, उस चीज को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो हम ये कह रहे हैं देयर आर मेनी प्रोसेसेस इन विच एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड बट सच प्रोसेस डू नॉट अकर, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हो मतलब डायरेक्शनलिटी ऑफ प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए क्लॉसियस ने फिर से बहुत सोच समझ करके इंट्रोड्यूस किया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। सो second law was introduced to, ठीक है ना, to define directionality of, ठीक है, processes, natural processes, ठीक है। तो डायरेक्शनलिटी ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस को डिफाइन करने के लिए सेकेंड लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। डायरेक्शनलिटी का मतलब यही हो गया, देखो जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे ना, कि जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ये चल रहा है, ठीक है ना, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे मान लीजिए फ्रिक्शन है, ठीक है ना, फ्रिक्शन, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, ये आकर के स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे इट विल स्टॉप, ठीक है ना, यहाँ पे स्टॉप हो गया। और जब ये स्टॉप हो गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, ठीक है ना। ये सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी जो है ना, यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वजह से थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेवलप हो जाता है क्या, हीट डेवलप्स, ऐसे कह सकते हो। यहाँ पे हीट डेवलप हुआ, हीट डेवलप्स। तो ये तो एकदम बिल्कुल नेचुरल फेनोमेना है, ये तो होता ही है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, हीट डेवलप हो रहा है। लेकिन इसका रिवर्स नहीं होता है, रिवर्स डजंट हैपन, ठीक है ना।
मतलब काइनेटिक एनर्जी डजंट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू, सॉरी हीट डजंट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो उसी चीज को डिफाइन करने के लिए कि क्यों नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब एक डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहा है लेकिन दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसेस नहीं हो रहा है, कि हम हीट सप्लाई करेंगे तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं डायरेक्शनलिटी ऑफ प्रोसेस। मतलब आप ये कह सकते हो कि देखो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स टू हीट, ठीक है ना, मतलब ऐसे लिख दो, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स टू हीट, ठीक है ना, बट हीट मतलब फुली कन्वर्ट्स टू हीट, ऐसे कह दो फुली, पूरी तरह से कन्वर्ट हो सकता है, बट हीट डजंट, ठीक है, हीट डजंट कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। हीट जो है काइनेटिक एनर्जी में पूरी तरह से डजंट कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी फुली, ठीक है ना। मतलब ऐसे कह सकते हो, देखो यहाँ पे कि जैसे हीट हमने सप्लाई किया, ठीक है ना, और ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, तो ये प्रोसेस नहीं होता है, मतलब 100% कन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है ना, दिस डजंट हैपन, ठीक है। तो बेसिकली इसी को हम कहते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना, कि कौन से प्रोसेस होंगे कौन से प्रोसेस नहीं होंगे, एंट्रोपी वाज, सॉरी सेकेंड लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो देखो अब हम यहाँ पे सेकेंड लॉ लिख रहे हैं, ठीक है ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए इसमें स्टेटमेंट ये होता है कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी जो होगा, ठीक है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है ना। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चेंज इन एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब टोटल चेंज इन एंट्रोपी है, और लेकिन कैसे सिस्टम के लिए है, दिस इज आइसोलेटेड, मतलब वो किसी से दूसरे सिस्टम से उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है ना, तो इसमें डेल्टा एस इक्वल टू 0 होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है ना, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस जो है ना, वो बेसिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मोस्टली होते हैं, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी नेचुरल प्रोसेस, जो मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं वो, अच्छा उल्टा लिख दिए, ठीक है ना, Yes, sir, हाँ ठीक है, irreversible. इरिवर्सिबल ये होता है, ठीक है ना, ऑल राइट। तो देखो ये जो है ना रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये बेसिकली 0 होता है, और डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल मतलब ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये बेसिकली स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ऑलराइट। तो ये देखिए, तो ये स्टेटमेंट किसके लिए लिखा गया है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है ना। अब आइसोलेटेड सिस्टम ध्यान रखोगे, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि उसमें कोई भी बाहर से हीट सप्लाई नहीं होगा, देयर इज नो हीट सप्लाई टू द सिस्टम, इज दैट ओके, ठीक है। लेकिन अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो हीट भी सप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। तो तो या तो फिर आप देखो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यही हो गया ना, देखो कि मतलब वो किसी एक्सटर्नल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि सपोज करो ये कंटेनर है, ये क्लोज्ड है, इसमें बेसिकली ये जो वॉल्स हैं ये इंसुलेटिंग वॉल हैं, मतलब कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता है। इंसुलेटिंग बोलिए या आइडियाबेटिक, दोनों वर्ड सेम होते हैं, ठीक है ना, आइडियाबेटिक और इंसुलेटिंग। तो इसमें मान लीजिए ये आइस रखा हुआ है, ये वेपर है, तो ये तीनों सिस्टम को हम एज ए होल बोल सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, समझ गया ना। वाटर आइस प्लस वेपर टुगेदर विल बी कॉल्ड आइसोलेटेड, लेकिन सिर्फ वाटर पे फोकस करोगे तो वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा, ठीक है ना, ऑलराइट। तो अब देखो ये हम अगर मान लो पूरे यूनिवर्स को ही काउंट कर लें, पूरे यूनिवर्स में एवरीथिंग को इंक्लूड कर लें, तो पूरे यूनिवर्स में फिर बाहर से कहीं से तो हीट आएगा नहीं, तो पूरे यूनिवर्स को आप क्या बोल सकते हो, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है पूरे यूनिवर्स के लिए भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब ध्यान रखोगे यूनिवर्स
एज ए होल, ठीक है, कैन बी regarded as isolated system. तो यूनिवर्स एज ए होल हम यूनिवर्स को हम एज ए होल आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, सो यूनिवर्स एज ए होल कैन बी रिगार्डेड एज आइसोलेटेड। हाँ, तो इसलिए 9 हम लोग बज गए हैं। 9 बज गया, Yes, चलो sir. ठीक है, अब स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए डेल्टा एस यूनिवर्स का जो होगा ना, यूनिवर्स का जो डेल्टा एस होगा, चेंज इन एंट्रोपी, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो लेकिन यूनिवर्स में देखो जितने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं वो सारे प्रोसेस कैसे हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस इरिवर्सिबल है। तो इन जनरल, मतलब इन जनरल ऐसा होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोसेस यूनिवर्स में देखो, मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस इन यूनिवर्स आर इरिवर्सिबल, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो यूनिवर्स में है वो इरिवर्सिबल है, इसीलिए डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो होगा ना वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसीलिए इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, है ना। हम लोग कहते हैं कि यूनिवर्स का एंट्रोपी जो है वो हमेशा बढ़ रहा है, ठीक है ना। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। सो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी हम स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास 9:30 के आसपास ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 9:30 हम लोग EMT स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और कल हम लोग जो है फर्दर थर्मोडायनामिक्स को एक्सटेंड करेंगे। तो कल जानते हो, देखो कल की क्लास बहुत क्रूशियल होगी, कोई भी मिस मत करोगे, क्योंकि कल की क्लास जिसने मिस किया ना, समझ लो पूरे थर्मोडायनामिक्स में फिर उसे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि कल हम जानते हो सारे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, अब ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है ना। सर टाइमिंग क्या रहेगा कल की क्लास का? कल भी यही टाइमिंग रहेगी, ठीक है। यस सर। 7 सर बजे से थोड़ा रहेगा। सर शाम में रख लीजिए सर, कल एग्जाम है। चलो देखते हैं, ठीक है। कौन सा एग्जाम है? सर कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम। वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। सर मॉर्निंग भी ठीक है। चलो देखते हैं, मॉर्निंग सही है सर। सर मॉर्निंग सही है सर। ठीक है। हाँ, कल सर, जानते हो, देखो morning। एक्चुअली क्या है कि आज हम एंट्रोपी ना कॉन्सेप्ट को बताने में टाइम लगता है, ठीक है ना। अब बहुत सारी चीजें कल मैथमेटिकल बताई जाएंगी, जैसे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स वगैरह मोस्टली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। समझो कल ही आपका मैक्सवेल इक्वेशन भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कल की क्लास जरूर अटेंड करोगे, ठीक है ना। सर पहला पेज देखा ना थोड़ा। 4 दिन में समझ लो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। सर पहला पेज देखा ना थोड़ा। सर सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स तो सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए लगेगा, तो फिर हमको हम बहुत बताएंगे अभी, नहीं बताएंगे अभी, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। हाँ वो पूछ रहा था कि सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा वो क्वेश्चन इजी था वो, है ना, लेकिन 1/8 आया था। अच्छा दिया हुआ लिखा, अच्छा हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, है ना। चलो ठीक है, बंद कर रहे हैं।